ठीक है, सो लास्ट टाइम वी कंप्लीटेड एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद में अब जो टॉपिक आज वी हैव टू स्टार्ट, दैट इज व्हाट वी कॉल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ऊप्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। So concept of hoops, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो स्टार्ट करना है। कई बार सुना शुरुआत से कि पाइथन में whatever we create, whatever we see, whatever we observe is all object। ठीक है, each and everything that we created from scratch we always call them object। इंटीजर्स बनाए शुरुआत में तो हमने बोल दिया कि ये भी ऑब्जेक्ट्स हैं, फ्लोट बनाए तो हमने बोल दिया ये भी ऑब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रिंग्स बनाई तो ऑब्जेक्ट्स थे, फिर लिस्ट ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट, सेट्स ऑब्जेक्ट, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, फंक्शंस ऑब्जेक्ट, सब ऑब्जेक्ट है ना। अब आज सीखना है कि ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, और ऑब्जेक्ट्स अगर मान लीजिए किसी क्लासेस के आधार पे, ग्राउंड पे, बुनियाद पे, बेस पे जनरेट हो रहे हैं तो क्लासेस क्या है। फाइन, क्योंकि whenever you are creating an object then you need to have some base class for that। कोई क्लास होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए, उसी को रिफर करके जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। स्वतः जन्म नहीं ले सकता। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए एक क्लास की आवश्यकता होती ही होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं किसी ट्रेडिशनल क्लास की डेफिनेशन यहाँ लिखूं उसके पहले हम एक ऐसा कोड देख रहे हैं यहाँ पर जिसमें जो हमने आज तक किया है बस उसी को वापस से एक बार करके देखना है, और ऑब्जेक्ट क्लासेस शब्द लाके इसके साथ में जोड़ना है। ठीक, तो एक कोड हमें दिख रहा है ऑन स्क्रीन जिसमें पहला स्टेटमेंट जो है उसमें लिखा हुआ है x = 10। अब ये x = 10 जब लिखा तो हमने कहा कि हम एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, इमेच्योर स्टेज में हम एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम x है, जिसकी वैल्यू 10 है। फिर कुछ दिन बाद हमने बोलना शुरू किया कि वी आर हियर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इंटीजर। हम इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट की दरअसल 10 है, उसका रेफरेंस जो है वो x है। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर दूसरा स्टेटमेंट देखोगे तो दूसरा स्टेटमेंट हमने आज तक हमारे किसी प्रोग्राम में यूज नहीं किया है, पर ऐसा भी किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा है y = int of 20। y = int of 20 जो है इट इज अगेन क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इंटीजर and that object will be 20 and its reference will be y। तो जो पहले स्टेटमेंट में काम हुआ है वही दूसरे स्टेटमेंट में भी काम हुआ है। आप पहले स्टेटमेंट में भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे इंटीजर टाइप का, दूसरे में भी वही कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर था कि इम्प्लिसिटली इंटरप्रेटर जो है पहले केस में उस वैल्यू 10 को देखते हुए अपने आप एक अंदाजा लगा लेता था कि चूंकि ये वैल्यू 10 जो है ये इंटीजर से मिलती जुलती दिखती है तो इसीलिए क्लास इंटीजर को यूज करते हुए ऑब्जेक्ट बनाना है। और दूसरे केस में आपने स्पेसिफिकली बोल दिया कि मुझे इस वैल्यू को लेके क्लास इंटीजर का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, उसमें इंटरप्रेटर को प्रेडिक्ट नहीं करना पड़ा कि कौन सी क्लास को रेफर करना है, बट उन दोनों ही सिचुएशंस में रिजल्ट जो है वो सेम ही रहने वाला है। दोनों ही सिचुएशंस में जो है एक ऑब्जेक्ट बनने वाला है ऑफ क्लास इंटीजर। तीसरी सिचुएशन में अगर आ जाए जिसमें लिखा है z = int और ब्रैकेट्स में कुछ भी नहीं, कोई पैरामीटर पास नहीं किया उस सिचुएशन में, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि देयर आल्सो यू आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इंटीजर, बट आप int क्लास को कोई भी पैरामीटर सप्लाई नहीं कर रहे। या फिर मैं इसको ज्यादा टेक्निकली अगर बोलूं जो आगे चलकर तुम्हें समझ में आएगा कि मैं int क्लास के कंस्ट्रक्टर को कोई भी इनिशियल वैल्यू नहीं दे रहा हूं। int क्लास के कंस्ट्रक्टर को कोई भी इनिशियल वैल्यू पास ऑन नहीं कर रहा हूं कि मेरे इस z इंस्टेंस के या z रेफरेंस के साथ में कौन सी ऑब्जेक्ट वैल्यू एसोसिएटेड रहेगी।
तो कुछ ना कुछ फिर डिफॉल्ट के साथ में क्रिएट हो जाएगा, लेकिन z जो है वो भी रेफरेंस रहेगा टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इंटीजर। ठीक है, इन तीनों के लिए ही रिलेशन के बाद में हमने प्रिंट लगाया है, जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि एक्स वाई जेड की क्या वैल्यूज प्रिंट हो रही है और फिर उनके टाइप्स क्या है। फाइन, तो व्हेन वी एग्जीक्यूटेड दिस वी गॉट our result and that result looks like this, जिसमें वैल्यूज अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वैल्यूज आ रही है 10, 20 एंड 0। तो पहला तो फिर प्रेडिक्टेबल था, आना ही था। दूसरा भी काफी हद तक समझ में आ ही गया था कि उसमें भी जैसा मैंने कहा था कि एक इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट बनना है जिस जो ऑब्जेक्ट रहेगा जो वैल्यू कैरी करेगा 20, राइट। और तीसरे केस में अगर आप क्लास के साथ में कोई भी पैरामीटर वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो दैट मींस की डिफॉल्ट वैल्यू 0 लेकर इंटीजर क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट बनने वाला है उस तरीके से। ठीक है, और दैट गॉट जस्टिफाइड, एक्स वाई जेड गॉट प्रिंटेड। और नीचे जब तीनों के टाइप प्रिंट किए, टाइप ऑफ एक्स, टाइप ऑफ वाई, टाइप ऑफ जेड, तो तीनों ही केसेस में हमें पता चला कि ऑल थ्री ऑब्जेक्ट्स दैट गॉट क्रिएटेड हियर आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास इंटीजर। ठीक है, दे ऑल आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास इंटीजर। तो दिस वे एक्चुअली वी ऑब्जर्व दैट कि आज तक भी हम जो कर ही रहे थे वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स ही बना रहे थे और किसी न किसी क्लास को ही रेफर कर रहे थे। तो केवल अगर ऊपर वाला स्टेटमेंट देख के नहीं समझ में आता है तो ये वाला स्टेटमेंट देख के समझ में आ ही जाएगा कि देयर इज सम क्लास, इन दिस केस आईएनटी, दैट वी आर रेफरिंग हियर एंड वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। ठीक है, अब ये जो तरीका हमने यूज किया है यहाँ पर, ये वाला और ये वाला, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, सेम यही तरीका जो है मैं आज के सेशंस में ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज करूंगा। कुछ भी नया है, बिल्कुल जो यूज किया है वाला वैसा ही हम लोग यूज करेंगे। बस अंदर इतना आ जाएगा कि हम यहाँ पर आईएनटी क्लास ले रहे थे, अब क्या हमारे प्रोग्राम में हमारी खुद की क्लासेस बनाएंगे और उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, क्या तरीका रहेगा इसके आधार पर अगर बात करूं तो मान लो अगर ऐसा लिखा है तो ये क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ, इसमें पढ़ रहा हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमें लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास का नाम ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। इस स्टेटमेंट से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास कैसे डिफाइन करनी है, ये सब पता चलेगा। लेकिन हाँ, इस स्टेटमेंट को देख के ये समझ में आ रहा है कि क्लास का नाम लिखा, ब्रैकेट्स लिखे, एक नाम से अगर इक्वेट कर दिया तो मतलब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होने वाला है। और उसका दूसरा विकल्प ये भी है कि अगर हम मान लो क्लास के नाम के साथ में कोई अगर वैल्यू भी लेना चाहें तो बिगिन विद, तो वो भी ले सकते हैं, उससे भी ऑब्जेक्ट ही क्रिएट होता है। फाइन, तो दिस टू वी आर गोइंग टू यूज सून फॉर आवर क्लासेस, यूजर डिफाइंड क्लासेस। लुक हियर, द सेम थिंग आई रिपीटेड, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आईएनटी के साथ किया था वही मैंने दूसरे जो क्लासेस है उनके साथ भी करके देख लिया। एक बार मैंने लिया str which I know is a class of string, ठीक है। इसके बाद में एक फ्लोट क्लास है, लिस्ट क्लास है, टपल क्लास है, सेट क्लास है, डिक्शनरी क्लास है, DICT, ये सब हमने कभी ना कहीं यूज किए हुए हैं। फाइन, इन सबको मैंने इक्वेट कर दिया है एक एक सो कॉल्ड यूजर डिफाइंड नाम के साथ में STF LT SND, और सब को क्रिएट करने के बाद है ना, मैंने बाद में इन सभी की वैल्यूज जो है वो प्रिंट कर दी। प्रिंट करने के बाद में मैंने इनके टाइप्स भी प्रिंट किए, आखिरी वाले प्रिंट को छोड़ दोगे, इनके टाइप भी प्रिंट किए और देखना चाहता हूं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो जब आईएनटी के साथ में कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया था तो इसका मतलब ये हो गया था कि एक ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इंटीजर वाज गेटिंग क्रिएटेड विद डिफॉल्ट वैल्यू 0। ठीक है, बट इन रेस्ट ऑफ द डेटा टाइप्स आई नीड टू सी दैट व्हाट आर द डिफॉल्ट वैल्यूज। लुक हियर, something got created, this print is printing as well। पहली वैल्यू यहाँ पे जो प्रिंट हुई है that is a blank। What is that? A blank। So blank is something which is default value of str। तो अगर आप str यूज करते हुए, str क्लास यूज करते हुए अगर आप मान लो कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो वो ऑब्जेक्ट फिर डिफॉल्ट क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी ब्लैंक। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग क्लास का, ये नीचे से जस्टिफाई हो जाता है। ठीक, इसके नीचे देखो हमने उसका टाइप प्रिंट किया हुआ है, हियर इट इज। ठीक है, इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्ट्रिंग। ये बिल्कुल वैसे ही जैसा देना s इज इक्वल्स टू ब्रेसेस कोट्स में abc, तो इसका मतलब ये होता है कि abc यू आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्ट्रिंग। बिल्कुल वैसे ही काम किया। फाइन, सिमिलरली दूसरे स्टेटमेंट से पता चला कि फ्लोट की जो डिफॉल्ट वैल्यू है दैट इज 0.0। हियर इज द जस्टिफिकेशन, दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास float, right, followed by a blank list, an object of class list, then a blank tuple, empty tuple, right,
ठीक है, इसके बाद में an empty set, null set जिसे कहा जाता है, here it is an object of class set. उसके बाद में an empty dictionary, an object of class dictionary. Fine. Then after that I printed this, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में नहीं किया था. फिर मैंने क्या किया, यार ये जो सब मैं यूज कर रहा हूँ, हालांकि हम बोल तो रहे हैं और उसको करके भी देख, ये जितनी चीजें मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे str, float, list, tuple, set, dict, इन सब के टाइप देखें कि ये टाइप ऑफ str क्या है. मतलब ये जो str आप लिख रहे हो, ये str क्या है. ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पे लेट्स प्रिंट टाइप ऑफ str. तो टाइप ऑफ str में यहाँ पे आया क्लास टाइप. वो सिखाया था तुमको मैंने कि जब क्लास टाइप लिखा हुआ आता है तो दैट मींस कि द थिंग फॉर व्हिच यू आर फाइंडिंग टाइप इज व्हाट, a class. That's a class, right? So this indicates that str is a class, even float is a class. Look here, in each and every case I'm getting the same thing, है ना. इसका मतलब ये str, float, list, tuple, set, dictionary, dict and even int जो पिछले कोड में यूज किया, they all are classes. ठीक है, तो नीचे से ऊपर यहाँ पे इसको अगर अपन असेस करें, हम असेस करें तो these are all classes. This were the objects that you created using those classes. Object types थे, object दरअसल यहाँ है उनके references. ये ठीक है, तो nothing else. कुल मिला के समझने की बात सिर्फ यही थी इस प्रोग्राम में कि just like empty class, the other classes can be used this way as well to create the objects. ठीक है, ओवरऑल दिमाग में इमेज बनी. वो इमेज ये है कि अगर एक क्लास को यूज करते हुए उसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमें एक ही फॉर्मेट यूज करना है. दैट फॉर्मेट इज ऑब्जेक्ट का नाम बराबर क्लास का नाम, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, स्टोरी एंड्स. इस तरीके से कोई स्टेटमेंट अगर लिख के एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होने वाला है. फाइन, द जनरल थिंग व्हिच वी concluded by looking at all the examples here. And then this, पिछले केस में इस केस में डिफरेंस क्या, डिफरेंस ये है कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मिसलेनियस टाइप बाय देयर डिफॉल्ट वैल्यूज, हमने क्या कर दिया, हमने स्पेसिफिक वैल्यूज दे दी. ठीक है, तो str with abc, मतलब you want to create an object of class string with name st, but you want that the object क्या बने, abc करके बने. ठीक है, abc will be the object, st will be the reference instance, and 2.2 this time will be an object of class float. This is an object of class list, and similarly the other values as well. Here they are. These are the objects. These are object types which we already discussed, and these are all classes that we use for creating the objects here. बढ़े आगे? Okay. Sure. देखो ये इंपोर्ट को छोड़ो, इंपोर्ट को छोड़ो, उसको लाते हैं पिक्चर में. अभी हाल फिलहाल से भी वाला स्टेटमेंट लेंगे. पिछली बार भी जब मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा रहा था तो उस दिन एक क्लास हम लोगों ने कहीं ली थी, उसको थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, पर अब बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से. इफ आई वांट टू क्रिएट माय ओन क्लास, ठीक है, यूजर डिफाइंड क्लास अगर मुझे क्रिएट करना है तो आई हैव टू स्टार्ट द थिंग्स फ्रॉम दिस कीवर्ड दैट इज क्लास फॉलोड बाय क्लास नेम. यूजुअली क्लास नेम जब दिया जाता है तो उसका जो पहला अल्फाबेट होता है नाम का वो कैपिटल में रख दिया जाता है, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए. इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप स्मॉल अल्फाबेट के साथ शुरुआत करो तो क्लास नहीं बनेगी, बन सकती है, पर अमूमन आप कहीं भी अगर क्लास की डेफिनेशन पाओगे तो फर्स्ट अल्फाबेट उसका यूजुअली कैप्स में लिखा जाता है, कैपिटल में. तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने जो क्लास नेम लिया है दैट नेम आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम कैपिटल एस. ठीक है, तो क्लास आई हैव क्रिएटेड हियर, दैट क्लास इज स्टूडेंट. इसका नाम स्टूडेंट है, लिखने का तरीका कुछ इस तरीके का है, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, इसके बाद में कॉलन, और कॉलन के बाद में इसके नीचे आनी है इंडेंटेशन के साथ में पूरी क्लास की डेफिनेशन. ठीक है, अब क्लास की डेफिनेशन में बहुत कुछ आता है, वो हमें समय के साथ में पता चल जाएगा. हाल फिलहाल हमने लिख दिया पास, PASS पास. ऑल्सो पता नहीं हमने यूज किया कि नहीं किया, बट हाँ इन फंक्शंस और क्लासेस इफ यू यूज दिस तो वो सिर्फ आपके उस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देता है विदाउट डिफाइनिंग. मतलब मैंने क्लास क्रिएट कर दी है बट देन इस क्लास के अंदर कुछ भी नहीं डिफाइन नहीं किया. ऐसे ही आप फंक्शंस के साथ भी कर सकते हो.
मैंने लिखा TEF स्पेस FUNC ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट कॉलन एंटर प्रेस किया, इंडेंटेशन के साथ में लिख दिया पास, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि फंक्शन तो क्रिएट हो गया, यू कैन कॉल दैट फंक्शन एज वेल, बट इन फंक्शन के अंदर आपने कोई डेफिनेशन नहीं लिखी है, ठीक है, उसकी कोई फंक्शनलिटी आपने कोड नहीं की है, तो इस क्लास के कंटेंट अभी उपलब्ध नहीं है, बट द क्लास विल बी क्रिएटेड। फाइन, कंटेंट के ऊपर हम अभी बात करेंगे। ये प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये बताना था कि क्लास आकर कैसे स्ट्रक्चर की जाती है, कैसे रिपोर्ट की जाती है, नथिंग एल्स। सो क्लास स्टूडेंट, एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई और इस स्टेटमेंट को देखो एंड जस्ट ट्राई टू कंपेयर दिस स्टेटमेंट विद दोस ऑल स्टेटमेंट्स जो इसके पहले के 2-3 प्रोग्राम्स में हम लिख के आए हैं, है ना, x बराबर int ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, या y बराबर फ्लोट ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, या z बराबर str ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, तो हर वो जो स्टेटमेंट हमने वहां देखा था ये बिल्कुल वही है दोस्तों, वहां पे int फ्लोट str लिस्ट टपल वो सारी क्लासेस थी जो बिल्ट इन क्लासेस हैं सिस्टम के पास जो है, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट एक क्लास है जो बिल्ट इन नहीं है, यूजर डिफाइंड है, आपने बनाई है आपके कोड में, ठीक है। तो स्टूडेंट इज अ क्लास हियर and the same approach we are following here, और उसको पढ़ के एक बार में समझ में आ जाना चाहिए कि सिंस स्टूडेंट नाम की क्लास है तो ये तरीका जरूर यूज हो रहा है इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो वी आर हियर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट एंड दैट ऑब्जेक्ट नेम इज S1। फाइन, और ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हमारी इस दुनिया में जो है इंस्टेंसेस भी कहा जाता है, इंस्टेंस INSTANCE इंस्टेंस। फाइन, तो यहाँ पर S1 is nothing but an instance of a class student. That's why it is written there. Creating instance S1, or you can say object of class student. ठीक है, एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर या एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, और ये जो प्रक्रिया है इंस्टेंस क्रिएट करने की, द प्रोसेस of creating instances of the class is what you call instantiation, मतलब कि इसको बोलते हैं we are actually instantiate the class objects, ठीक है, टंग ट्विस्टर है थोड़ा सा लेकिन चलो लो काम। फाइन, तो instantiate का मतलब क्या होता है कि you are actually creating the instances of the class। फाइन, बात समझ में आई? यस सर। अब दूसरी बात, just like functions, classes can be also visualized as containers। जैसे हम functions की बात कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शन क्या है, फंक्शन एक कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स रखे हुए हैं, आपने उनको मर्ज कर दिया है और आपका जब मन पड़ता है जब आप उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं, ठीक है। मॉड्यूल्स क्या हैं, मॉड्यूल्स आर आल्सो कंटेनर्स, ठीक है। मॉड्यूल्स किस प्रकार से हम लोगों ने पिछली बार तक बनाए थे, कोई फाइल बना दी, उसको py एक्सटेंशन दे दिया, ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स या फंक्शंस जो है वो क्लब कर दिए और फिर हमने बोला यार इनको जब चाहे जब यूज करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। वैसे ही क्लासेस जो हैं दे आर आल्सो कंटेनर्स, दे माइट कंटेन सेवरल थिंग्स इनसाइड दैट, ठीक है, इनके अंदर और भी प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो इंटीजर्स, फ्लोट्स, स्ट्रिंग्स या फिर फंक्शंस, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो एक क्लास की जब परिभाषा लिखी जाएगी तो उस क्लास के अंदर आप बहुत सारे फंक्शंस या मिसलेनियस ऑब्जेक्ट्स जो है वो इंडिविजुअली बना सकते हैं, ठीक है, वो हम समय के साथ में भी देखेंगे। लेकिन क्लासेस आर आल्सो इंपोर्टेबल एंड एक्सपोर्टेबल। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर मैं मान लो कोई मॉड्यूल बना और उस मॉड्यूल के अंदर मान लो कि मैंने क्लास की डेफिनेशन दे दी, तो दैट थिंग व्हेन इज इंपोर्टेड तो वो क्लास भी एक ऑब्जेक्ट की तरह जो है वो अवेलेबल हो जाएगी ऑन द अदर एंड, ऑन द इंपोर्टेड एंड, ठीक है। वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि क्लासेस आर आल्सो ऑब्जेक्ट्स। चलो उसको थोड़ा आसान करते हैं। आप जब मॉड्यूल्स पढ़ रहे थे, मैंने लिया मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1 में मैं एंट्री पॉइंट की तरह मॉड्यूल 1 को यूज करना चाहता हूँ और मॉड्यूल 2 को सिर्फ सर्विसेबल रखना चाहता हूँ, मतलब मॉड्यूल 2 में मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा और मॉड्यूल 2 को मॉड्यूल 1 से इंपोर्ट कर लूंगा, ठीक है। व्हाट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट आई कैन टेक इन मॉड्यूल 2, यू टेल मी। किस किस तरह के ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं या ले सकते हैं वहां पर? नॉन एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, एग्जीक्यूटेबल भी ले सकते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं चल रही, वो स्टेटमेंट्स की बात चल रही है। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स कि कैसे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे मैं ले सकता हूँ जिनको मैं बाद में रिफर करता हूँ। दे कैन बी
integers, they can be strings, they can be floats, they can be list. सब किया है ना, डिक्शनरीज, टपल्स, सेट्स, ठीक है, फंक्शंस, बहुत बार की फंक्शंस। तो कुल मिला के समझ में आ रहा है कि जितने प्रकार के ऑब्जेक्ट्स में डिफाइन करके आया हूं, उनमें से कुछ भी यहाँ ले लूं, जब इसको इंपोर्ट किया जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट्स इंपोर्टिंग होगी, ठीक है। तो बस उसी लिस्ट में एक नाम और शामिल कर लो, दैट इज क्लास, ठीक है। क्लासेस आर आल्सो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। क्लासेस कैन बी यूज्ड to generate objects, that's fine, but classes themselves are objects as well, fine. So that's why in some module if you are taking a class definition, और अगर आप उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो वो क्लास भी एक ऑब्जेक्ट की तरह इंपोर्ट होकर आपको मिल जाती है, ठीक है। अब ये कैसे, ये जो मैं बोल रहा हूँ इन सब के जस्टिफिकेशन यही तो थे ऊपर। ये क्या था, जब ये कोड मैंने बनाया था और इसको एग्जीक्यूट किया था, तो जब मैंने लिखा टाइप ऑफ एसटीआर, तो टाइप ऑफ एसटीआर मतलब क्या होता है कि आप जो है एसटीआर जो भी एंटिटी है उसका आप ऑब्जेक्ट टाइप डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और जब आपको ये रिजल्ट मिलता था तो आप बोलते थे कि एसटीआर इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज अ क्लास, ठीक है। एसटीआर जो है वो एक क्लास है, या फिर ये कहें कि दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास टाइप, ठीक है। टाइप भी क्लास होता है, टाइप ब्रह्मा है, टाइप ब्रह्मा है। ये जो बाकी क्लासेस हैं, ये बाकी क्लासेस जो हैं ये टाइप क्लास से बनी हुई, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से देखता हूं कि आप समझना इस बात को। आईएनटी, ठीक है, आपसे पूछे आईएनटी क्या है तो आप बोलोगे क्लास है। क्लास का काम क्या है, ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है। तो आईएनटी क्या क्या बना सकता है, एक बना सकता है, दो बना सकता है, तीन बना सकता है, चार बना सकता है, 10 बना सकता है, 100 बना सकता है। ये सारे इंटीजर्स है ना, ये सारे ऑब्जेक्ट्स आईएनटी क्लास से ही बनते हैं, फाइन। फिर वो फ्लोट, फ्लोट क्या है, क्लास है, ठीक है। इस क्लास का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। क्या बना, 1.1 2.2 3.8 4.4। इसी तरीके से बाकी जो नाम हमने आज लिए स्टैंडर्ड, दे ऑल आर क्लासेस, इंटीजर, स्ट्रिंग्स, फ्लोट, डिक्शनरी, लिस्ट, टपल एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्लासेस मतलब क्या, क्लासेस का काम क्या है, ऑब्जेक्ट्स बनाने का, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स क्या ये बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बिल्कुल बनाते हैं। फिर बात आई, अच्छा इनका जन्म कैसे हुआ, ये कहां से सारी क्लासेस, तो ये सारी क्लासेस का जन्म हुआ टाइप क्लास के थ्रू, किसके थ्रू, टाइप क्लास। तो इन सब का पेरेंट कौन, देयर इज वन मोर क्लास इन द इंटरप्रेटर और द सिस्टम, दैट क्लास इज नोन एज टाइप क्लास। टाइप जनरेट्स आईएनटी, टाइप जनरेट्स एसटीआर, टाइप जनरेट्स फ्लोट, टाइप जनरेट्स दिस, टाइप जनरेट्स दैट एंड सो ऑन। तो इसीलिए जितनी भी आपको आपके पास में बिल्ट इन क्लासेस उपलब्ध हैं सिस्टम डिफाइंड, जिनको आप सिर्फ उपयोग कर रहे हो समहाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो सारी की सारी क्लासेस के ऊपर जब आप उनका ऑब्जेक्ट टाइप चेक करने जाओगे तो आपको दिखेगा क्लासेस आर अगेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास टाइप। ये तो क्लासेस ही, परंतु उनका जनक जो है वो क्यों है, वो क्या है, टाइप, राइट। हमने जो पिछली बार एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी थी उसमें बिल्ट इन मॉड्यूल के अंदर गए थे। बिल्ट इन मॉड्यूल जब हम लोगों ने डीआईआर चलाया था उसके अंदर बहुत सारी एरर के नाम आए थे। फिर हमने ये भी कंक्लूड किया था कि वो सारे जो एरर के नाम हैं वो सब की सब क्लासेस है, चाहे वो जीरो डिवीजन एरर हो, टाइप एरर हो, इंडेक्स एरर हो, की एरर हो, या कोई भी, है ना। उनके ऊपर भी जब तुम टाइप चलाओगे तो वहां पे ऐसे लिखा हुआ आएगा क्लास टाइप। तो वो भी सारे बिल्ट इन क्लासेस हैं, just like int, just like float, just like str, they all are built-in classes as well, and उन सब का जनक कौन है, टाइप, ठीक है। तो टाइप इज अ क्लास व्हिच इज एक्चुअली जनरेटर ऑफ ऑल दिस सिस्टम डिफाइंड क्लासेस। और टाइप को स्पेसिफिकली इसलिए कहा जाता है मेटा क्लास, क्या कहा जाता है, जरूरत नहीं पड़ेगी हालांकि इसकी, बट टाइप को इसलिए कहा जाता है मेटा क्लास, META, मेटा क्लास। मेटा क्लास मतलब a class which can generate classes, a class which can generate classes, that's why that class is called meta class. So coming back to our discussion, our point, our program, that since classes are also objects, ठीक है, उनका जो टाइप होता है वो फिर क्लास होता है, इसीलिए अगर किसी मॉड्यूल के अंदर क्लास को भी कोड कर दिया जाए तो वो भी भाई एक्सपोर्टेबल आइटम बन जाती है, उसे भी दूसरी जगह से इंपोर्ट
किया जा सकता है, बिल्कुल फंक्शन की तरह वो भी उपलब्ध हो जाएगी, इंटीजर की तरह वो भी उपलब्ध हो जाएगी। तो इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि मैं अपने कोड के अंदर ही क्लास की पूरी परिभाषा लिखूं और उसके ऑब्जेक्ट्स बनाऊं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं क्लास को कहीं से इंपोर्ट कर लाऊं और उसके ऑब्जेक्ट्स बनाऊं। फाइन, तो इसीलिए इस कोड में हमने यहाँ पर लिखा है import CLS001 where CLS001 is this code। फाइन, अब किया कुछ भी नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए काम किया था। तो CLS001 now I'm going to use it as a module, क्योंकि इसके अंदर एग्जीक्यूटेबल कुछ भी नहीं है ना। I'm going to use it as a module in which I have taken a class definition again of which name is employee and that will refer here import करने के बाद। और उसके बाद अगर तुम देखोगे तो मैं यहाँ पर इस तरीके से उस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूं। अब इस बार क्या किया, CLS001 dot employee and that got equated with some name E1। फाइन, मतलब हमने यहाँ पर क्लास को फिर से रिफर करते हुए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया है, एक इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया है। लेकिन हाँ, मुझे तो ये पता ही है कि जब भी मैं कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करता हूं तो उस मॉड्यूल के साथ एसोसिएटेड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका उपयोग करने के लिए मुझे उस मॉड्यूल के नाम के साथ में उन ऑब्जेक्ट को रिफर करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। तो अब ऑब्जेक्ट वहां पे क्लास है, लेकिन मॉड्यूल नेम डॉट क्लास नेम ऐसा ही लिखना पड़ेगा। तो इसलिए CLS001 dot class name and that gives me now one instance of that class and that instance we called here as E1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया जो हमारे कोड में नहीं है, जिसको हम इंपोर्ट करके लाए दूसरी जगह से। गेटिंग इट? और ऐसा नहीं करना, अगर इस केस में अगर मान लो मुझे मॉड्यूल का नाम रेफर नहीं करना है तो मैं यहाँ पर फिर स्पेसिफिक इंपोर्ट करूंगा ऑफ दैट ऑब्जेक्ट रादर देन इंपोर्टिंग द होल मॉड्यूल। ठीक है, स्पेसिफिक इंपोर्ट कैसे करेंगे, फ्रॉम से करेंगे, फ्रॉम द मॉड्यूल नेम इंपोर्ट द क्लास नेम। कहानी खत्म। उस केस में क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट क्लास वाला आकर हमारी ग्लोबल नेम स्पेस का हिस्सा बन जाएगा और फिर हम डायरेक्टली उसका यूज कर सकते हैं। फिर हम सीधे सीधे लिखेंगे E1 इज इक्वल टू एम्प्लॉय, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट और ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये तो फिर मॉड्यूल्स के कॉन्सेप्ट है। बट ये दो स्टेटमेंट हमें ये बता रहे हैं कि स्टूडेंट क्लास जो कि लोकल क्लास है यहाँ पर जो इसी मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और एम्प्लॉय क्लास जो कि यहाँ पर लोकल क्लास नहीं है, इट हैज बीन इंपोर्टेड फ्रॉम समवेयर, उसका भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना दिया E1 नाम से। एंड देन वी आर गोइंग टू प्रिंट दैट। हमने उनको फिर प्रिंट करने की कोशिश करी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है तो फिर आखिर देखें कि वो प्रिंट क्या कर रहा है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आपने जब लिखा था स्टेटमेंट, कहाँ गए हम, यहाँ पे, rather this, आपने जब लिखा था ये वाला स्टेटमेंट, ध्यान देना मेरी बात है ना, बिल्कुल रिलेट करो 1 to 1। एक क्लास का नाम ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट जिसके अंदर तुमने पैरामीट्रिक चीज कुछ भी नहीं दी और इक्वेट कर दिया उसको z से। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो आउटपुट आया था z की क्या वैल्यू थी इसमें, 0। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इंटीजर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो विदाउट पासिंग ऑन एनी वैल्यू तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट या आईएनटी क्लास की कुछ इस तरह की कोडिंग करी हुई है अंदर कि उसे पता है कि अगर कोई पैरामीटर नहीं जाएगा तो डिफॉल्ट क्या वैल्यू देनी है ऑब्जेक्ट को, 0। राइट, यहां पर अगर हम आ जाएं हमारे कोड में तो हमारे कोड में हमने क्या क्लास के अंदर कुछ भी लिखा है क्या यहाँ पर कि ऐसा करो वैसा करो, नथिंग। राइट, और मैं यहाँ पे अगर लिख रहा हूँ प्रिंट S1, इसका मतलब ये हो गया कि मैं स्टूडेंट क्लास को रेफर करते हुए ऑब्जेक्ट S1 बना रहा हूं और मैंने कोई भी पैरामीटर कोई भी वैल्यू जो है वो पास नहीं करी है। तो मेरा पूरा ध्यान अब इस चीज पे है कि ऐसी परिस्थिति में जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, दैट आई नीड टू सी। एंड सेम सिचुएशन इज एक्चुअली विद E1 एज वेल। ठीक है, वो क्लास जो है कहीं दूसरी जगह रिसाइड कर रही है पर सिचुएशन तो उसके साथ भी वही है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये S1 और E1 की प्रिंटिंग हमें ये बताएगी कि आखिर ऐसी सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, जो इंस्टेंसेस बनते हैं, उनकी कुछ डिफॉल्ट वैल्यू होती भी है या नहीं होती है, दैट्स इट। ठीक है, like integers were having 0, like strings were having a blank space and floats were having 0.0 and so on. So I printed this and I observed that I'm getting this. तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कुछ भी रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल, प्रेजेंटेबल कोई वैल्यू इन ऑब्जेक्ट्स के पास नहीं है। इनफैक्ट हम पढ़ सकते हैं इसको, पढ़ कैसे सकते हैं, ये बोल रहा है मेन सेक्शन में
स्टूडेंट नाम की एक क्लास है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट आपने बनाया है जो आप प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, और वो इस मेमोरी लोकेशन पे रिसाइड कर रहा है, दैट्स इट, ठीक है। तो उसने कुछ एक जानकारी आपको दे दी जो उस ऑब्जेक्ट के साथ में एसोसिएटेड है S1 के साथ। और वैसे ही जब E1 को आपने प्रिंट किया तो उसने कहा मेन में तो है नहीं E1 S1, ये जो E1 आपने बनाया था, जिस क्लास से बनाया था, वो क्या वो क्लास मेन में रिसाइड कर रही है, वो दूसरे मॉड्यूल में, तो उसने उसके नाम से रेफरेंस दिया कि CLS 001 के अंदर एम्प्लॉय नाम की क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट आपने बनाया है और वो ऑब्जेक्ट यहाँ रिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो दैट मींस कि लाइक इंटीजर्स, लाइक फ्लोट्स, लाइक स्ट्रिंग्स, लाइक लिस्ट, लाइक टपल्स, यहाँ पर ऐसी कोई डिफॉल्ट कोडिंग नहीं है कि अगर आपने कोई पैरामीट्रिक वैल्यू नहीं दी, कोई सेटिंग नहीं करी, कोई कोडिंग नहीं करी, कुछ भी नहीं दिया, तो डिफॉल्ट कोई वैल्यू आपके ऑब्जेक्ट्स के साथ में आके एसोसिएट हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है, दैट वी हैव टू मैनेज। तो इससे अंदाजा लगता है कि अगर x इक्वल्स टू INT और ब्रैकेट्स लगा दिए तो सब कुछ अपने आप नहीं होगा, देयर इज समथिंग बिहाइंड रनिंग। जो INT क्लास का जहां भी कोड लिखा हुआ है उसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा लिखा है जिसकी वजह से x की वैल्यू क्या सेट हो जाती है, 0, राइट। एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू लर्न कि अगर ऐसी सिचुएशन में हमें भी अगर ऐसा कुछ करना है, हमारे ऑब्जेक्ट्स की डिफॉल्ट वैल्यूज देनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम इनको हाँ, और हम साथ साथ में इन ऑब्जेक्ट्स के टाइप भी चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि टाइप क्या है एक बार ये भी देख ही लें यार। अच्छा एक बार बताओ, फिर से रिलेट करो, x इक्वल्स टू INT ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है, जो हमने पहले दिया, ठीक है, उसकी वैल्यू 0 आती है। पर व्हाट विल आई गेट इफ आई ट्राई टू फेच टाइप ऑफ x, है ना, उसमें क्या लिखा हुआ आता है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इंटीजर, ठीक है, बस उसको याद रखो और आने वाले रिजल्ट पे ध्यान देना। देखो तो ये टाइप ऑफ S1 हमें ये देगा, that S1 is nothing but an object of class student which is residing in main, right? And similarly that E1 is an object of class employee which is residing in some other module which is having name CLS 001. So it is very relatable, जो काम किया है बिल्कुल वैसे ही चल रहा है सब कुछ, बस सिस्टम की क्लासेस की बजाय हमारी क्लासेस यहाँ, ठीक है। बढ़िया, आगे एक टाइप और दिया था यार, वो भी देख ही लें, बहुत बढ़िया। तो नाउ वी आर ट्राइंग टू प्रिंट टाइप ऑफ स्टूडेंट एंड टाइप ऑफ CLS 001 डॉट एम्प्लॉय, मतलब वी आर ट्राइंग टू प्रिंट टाइप ऑफ बोथ द क्लासेस दैट वी यूज्ड हियर। तो तुम्हें तो पता होना चाहिए क्लासेस तो ऑब्जेक्ट होती हैं और इनके टाइप अगर प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, क्लासेस आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास टाइप, ठीक है। तो जैसे INT का जनक टाइप है, जैसे फ्लोट का जनक टाइप है, ऐसे ही अगर आपने किसी भी कोड के अंदर कोई क्लास दी है तो दैट क्लास विल बी एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स जनरेटर विल बी टाइप क्लास है, ठीक है। इसीलिए जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो ये आखिरी प्रिंट हमारा कुछ ऐसा आएगा। क्लासेस चाहे वो सिस्टम डिफाइंड हो चाहे वो यूजर डिफाइंड हो, ये हमेशा कौन जनरेट करता है, टाइप क्लास जनरेट करती है, ठीक है। टाइप यूजर मेटा क्लास which generates other classes, और फिर अगर सवाल अगर ये आ जाए कि टाइप का जनक कौन है, तो फिर ये प्रश्न ऐसा हो जाएगा कि ब्रह्मा कहां से आए, है ना, तो फिर तुम क्या बोलोगे, ऐसा तो नहीं करता। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और ब्रह्मा के रचयिता ब्रह्मा अपन सेल्फ जनरेटेड, उसको लेके जिस जहां जहां तुम इस पे अटक जाओगे, सीड कहाँ है, तो सीड का सीड इज सीड इटसेल्फ। इसको लेकिन वी नीड टू जस्टिफाई, कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं इसको, बाय प्रिंटिंग, हाँ बिल्कुल, बाय प्रिंटिंग टाइप ऑफ टाइप। हम ये देखना चाहते हैं कि टाइप अगर कोई क्लास है जो आप बोल रहे हो कि सारी क्लासेस बनाती है,
तो क्यों ना इसका ये ऑब्जेक्ट टाइप चेक करूं जिससे पता चले कि ये कौन सी क्लास से बना है। ठीक है, तो ठीक है, अभी ऐसा भी करके देख लेते हैं। इन दोनों के साथ में एक चीज और जोड़ देता हूं, दैट इज टाइप ऑफ and that has given me this section. And so type is a class, an object of class type again. So type generates type to begin with, and that is why also it is called meta class. A meta class की कोई प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरी क्लासेस के साथ में खुद का भी जन्म खुद ही कर सकती है, राइट। तो हमारी क्लासेस, सिस्टम की क्लासेस, सबके पिताजी टाइप, वहां से कहानी आगे बढ़ी। अब आगे आ रहे हैं, यहाँ देखो धीरे धीरे अभी जो क्लासेस हमने बनाई है, जो ऑब्जेक्ट्स हम लोग बना रहे हैं, इसमें आप कुछ अंश जो है वो डालते हुए चलेंगे और थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली इंप्रूव करते हुए चलेंगे चीजों को। ठीक है, सो नाउ वी आर अगेन टेकिंग वन क्लास हियर। अब इस बार इंपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट खत्म, वो समझाना था, समझ में आ गया होगा तुमको। एक क्लास मैंने ली है स्टूडेंट नाम की, उस क्लास के अंदर ग्रेजुअली नाउ वी शिफ्टेड और टेकन वन फंक्शन। फंक्शन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक फंक्शन ही पढ़ा, डीईएफ से फंक्शन शुरू होता है। ठीक है, पर पिछली बार भी बोल के गया था कि क्लासेस के अंदर जब हम डीईएफ की को यूज करते हुए अगर कोई फंक्शन बनाएंगे तो उनको मेथड्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज अ मेथड जिसका एक नाम लिया गया है, दैट नाम इज अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। फाइन, इट इज सिस्टम प्रिजर्व्ड नेम। इसको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, दैट पर्पस वी नीड टू डिस्कस विद दिस कोड। फाइन, मतलब यहाँ पे ये जो नाम है ये रिजर्व है, इसका जो मकसद है वो भी रिजर्व है। फाइन, इसको हम अपनी इच्छा से जहां चाहे वहां यूज ना करें तो बेहतर है। नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, आपके नियंत्रण में चीजें रहेंगी, बट नहीं करें किसी भी तरह की फंक्शनलिटी को बनाने के लिए। इसका अपना मकसद है, और मकसद क्या है, ये एक कंस्ट्रक्टर है दरअसल, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एक शब्द यूज होता है वो उसमें, उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है कि जब भी आपकी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली व्हाइल क्रिएशन प्रोसेस ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन या मेथड जो होती है ये कॉल होती है ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज हैपनिंग, व्हेनेवर एक क्लास का ऑब्जेक्ट इज गेटिंग क्रिएटेड, देन दैट कंस्ट्रक्टर, दैट फंक्शन will be invoked automatically by the interpreter. कब? During the creation of the object. ऑब्जेक्ट की क्रिएशन की प्रक्रिया के दौरान। ठीक है, तो ये इम्प्लिसिटली कॉल होता है, इसे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हैं क्लास स्टूडेंट के दो स्टेटमेंट में S1 और S2 के नाम से, तो क्या ये कंस्ट्रक्टर दो बार कॉल होने वाला है? बिल्कुल यही होने वाला है। जब हम पहला स्टेटमेंट चलाएंगे S1 is equals to student, S2 is equals to student, तो अभी तो पता ही दो ऑब्जेक्ट्स बनने वाले हैं। ठीक है, क्लास स्टूडेंट के, और इन दो ऑब्जेक्ट्स के बनने के दौरान जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा बारी बारी से, एक बार S1 के लिए और एक बार S2 के लिए, राइट। और इस चीज के लिए ही हम यहाँ पर जा रहे हैं, एक बार सिर्फ ये देखने के लिए कि अच्छा वाकई में ऐसा होता है क्या, लेट्स सी होता है कि नहीं होता है। Sure. So class got defined. Then we are trying to create one object here with name S1 of class student. ये देखो गए उधर, तो ऑटोमेटिकली उस हमने कहीं वहां से कॉल तो किया नहीं इनिट को, बट ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग क्रिएशन दैट कंट्रोल वेंट इनसाइड क्लास, इनफैक्ट इनसाइड दैट इनिट मेथड, एंड वहां जो भी लिखा होगा उसे हम समझते हैं, वहां जो भी लिखा होगा उसके एग्जीक्यूशन होंगे, वहां से हम बाहर आएंगे और तब जाके वो स्टेटमेंट कंप्लीट कराएगा और आपका ऑब्जेक्ट S1 उस क्लास का क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप देखिए रिवीजन S2 जब क्रिएट हो रहा है तो ड्यूरिंग क्रिएशन जो है कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए और एग्जीक्यूशन के बाद में हम बाहर आए एंड देन दैट ऑब्जेक्ट गॉट क्रिएटेड। फाइन, सो दैट मीन्स कि एग्जीक्यूशन वाइज अगर बात करें तो कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है कि दैट मेथड व्हिच ऑटोमेटिकली गेट्स इन्वोक्ड ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड द वे ऑफ क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर इज दिस।
डेफ के साथ में अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इस तरीके से ही कंस्ट्रक्टर को बनाया जाता है। ठीक है, अब आईएनटी क्लास को जब इन्वोक किया था, कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, तो उसने रिटर्न कर दिया एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू थी 0 अपने आप। ठीक है, फ्लोट को जब कॉल किया, कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, कुछ भी नहीं दिया उसमें इनिशियल वैल्यू, तो उसने दे दिया 0.0 इसी तरीके से बाकी क्लासेस ने भी अपना अपना रोल प्ले किया। और मैं चाहता हूं कि मैं जब मेरी क्लास बनाऊं तो उस क्लास के साथ में भी कुछ ना कुछ इसी तरह की चीज हो जाए, क्लास बन जाए और ऑब्जेक्ट के जो है कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज क्रिएट हो जाए। तो कुछ भी किए बिना अगर कुछ करना है तो फिर वो कौन करेगा? वो करेगा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मतलब यूजर ने तो सिर्फ ऑब्जेक्ट ही बनाया, यूजर ने कोई फंक्शन तो कॉल नहीं किया। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ में आई वांट कि यार कुछ वैल्यू सेट हो जाए, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ में आखिर फिर कौन है जो अंदर काम कर रहा है? वो है कंस्ट्रक्टर, इनिट मेथड। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में कोई भी डिफॉल्ट वैल्यूज वगैरह अगर एसोसिएट करवाना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ में कुछ वैल्यूज जो है वो इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो उस केस में यू हैव टू यूज दिस मेथड, इनिट मेथड। इनिट मेथड के साथ में ही आपका वो सारा काम होगा। फाइन, अब इसको आगे बढ़ाएं उसके पहले अब एक छोटी सी चर्चा और करनी पड़ेगी हमें। थोड़ा सा विजुलाइज करना चीजों को। मैं जब कोई क्लास बनाता हूं तो उस क्लास को आप अज्यूम करो जस्ट एज अ टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर रहता है जिसमें आप अपनी जिसको हमको डेटा फीड करके वो उसके अनुसार वो आउटपुट दे देता है। ठीक है, आउटपुट आने के बाद में टेम्पलेट के अंदर वापस से कुछ और इनपुट दिया जा सकता है, वो एक और आउटपुट जनरेट कर दे। ठीक है, चलो इसके अलावा मान लो कि तुम्हारे पास में कोई एक फर्मा है, फर्मा होता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? चलो यार, खिलौने बनाने की मशीन है ऐसा समझ। ठीक है, एक मशीन है, तो मशीन ही रहेगी। उस मशीन के अंदर आपने जो है एक रॉ प्लास्टिक जो है आपने उसको सप्लाई कर दिया, और रॉ प्लास्टिक सप्लाई करने के बाद में प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद में उसने खिलौना या टॉय जनरेट करके आपको दे दिया। क्या उसकी कहानी वहां पे खत्म हो गई है मशीन की? नहीं नहीं, मशीन हैज बीन क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड दैट पर्पस इज टू क्रिएट दोस काइंड ऑफ टॉयज, जितने चाहे उतने, सिर्फ एक बार नहीं। आपने एक बार रॉ मटेरियल लिया तो एक बार टॉय बना, दूसरी बार दिया तो दूसरा बना, तीसरी बार दिया तो तीसरा बना, चौथी बार दिया तो चौथा बना, एंड ये चलता ही रहेगा। ठीक है, अब ये जो मशीन थी यहाँ पे खिलौने बनाने वाली, दरअसल दिस इज नथिंग बट अ क्लास। व्हाट इज दैट? क्लास। एंड दोस टॉयज दैट आर गेटिंग क्रिएटेड वन बाय वन, बाहर जो मार्केट में सप्लाई होते जा रहे हैं, दे ऑल आर इंस्टेंसेस, ऑब्जेक्ट्स। इस क्लास को यूज करते हुए आप कई प्रकार के जो है वो आपने ऑब्जेक्ट बनाते चले गए। लेकिन अब आपने बोला यार ये ऑब्जेक्ट्स में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन सब में होना चाहिए, ये सब मजा नहीं आ रहा है, एक ही तरह के हाथी निकाले जा रहा है, क्या है यार ये येलो 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 येलो, नहीं अब ब्लू चाहिए, मार्केट में से ब्लू डिमांड ज्यादा आ रही है। फाइन, तो आपने प्लास्टिक या कलर उसके अनुसार यूज करना शुरू कर दिया, बट हाथी तो हाथी है, वो आपने जब अकॉर्डिंगली कलर दिए थे, अकॉर्डिंगली प्लास्टिक दिया था, तो आपको मिले येलो एलिफेंट्स। आपने जब ब्लू प्लास्टिक देना शुरू किया, ये ब्लू कलर डालना शुरू किया, यू आर गेटिंग ब्लू एलिफेंट्स, then black elephants, then white elephants, and so on. You're getting elephants since class is there to create elephants only, but still there is a difference between those instances. वो difference क्या है? Between the color, है ना? They can be differentiated on the basis of their colors. उनको कलर्स के आधार पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे ट्रेडिशनल जो दूसरी क्लासेस है उनसे इनको रिलेट करो। हर एक प्रकार की क्लास के साथ में जो वैल्यूज कंटेंट रहती हैं, स्टोर रहती हैं, वो उनकी अपनी परिभाषा है, उनका अपना मीनिंग है, उनका अपना यूज है। जैसे आईएनटी क्लास, थोड़ा विजुअलाइज करना, मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान देना इन सब चीजों पे, आने वाले 10-15 मिनट इंपॉर्टेंट है। आईएनटी क्लास फॉर एग्जांपल, तो आईएनटी क्लास से जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो ऑब्जेक्ट सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स मतलब कि हाँ सर हम तो जानते हैं 10 एक इंटीजर है, 20 एक इंटीजर है, 30 एक इंटीजर है, इंटीजर्स का अपना काम होता है। ठीक है, इंटीजर्स आर समथिंग जिसको लिखा जाता है इस तरीके से, दे कैन बी यूज्ड फॉर दिस बेस। ठीक है,
अगर फ्लोट क्लास है तो वो जनरेट करेगी 2.2, 3.3, जैसा मैंने कहा था 4.4। एक स्पेसिफिक तरह की वैल्यूज को जनरेट करने का काम जो है वो फ्लोट का है, राइट। या फिर मैं अब इसको उल्टा बोलना शुरू करूं। उल्टा कैसे बोलना शुरू करूं कि यार दुनिया में कुछ वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12, ये सारी वैल्यूज को जनरेट करवाने के लिए यार एक क्लास बनानी है यार अपने को। जब पाइथन बनाना शुरू करी थी आपने और हमने मिलकर, फाइन, तो तुमने कहा कोई बात नहीं, एक कैटेगरी ऑफ वैल्यूज है, इनको बनाने के लिए क्लास लिख डालते हैं, उस क्लास को नाम रख देंगे आईएनटी, ठीक है। फिर हमने कहा यार दुनिया में कुछ वैल्यूज ऐसी भी हैं जिनकी अपनी फैमिली है, वो वैल्यूज है 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5, जो इंटीजर से अलग है, और इन सब वैल्यूज को जनरेट करवाने के लिए दोस्तों एक क्लास और बनानी है। तो तुमने कहा कोई बात नहीं, क्लास और बना देते हैं, उसका नाम रख देते हैं फ्लोट, ठीक है। अरे दुनिया में तो फिर अल्फाबेटिक वैल्यूज भी हैं यार, ए बी सी डी ई एफ जी, या फिर या फिर कमलेश अरुण सलोनी, इनके लिए भी कुछ ना कुछ क्लास चाहिए। तो मुझे कोई बात नहीं, वो क्लास बना देते हैं एसटीआर, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एवरी क्लास हियर इज क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। क्लास से ऑब्जेक्ट्स को मत देखो, ऑब्जेक्ट से क्लास की तरफ देखो। हमारे पास इन सब चीजों की शुरुआत के पहले ये तमाम चीजें पहले से ही थी, इंटीजर्स पहले से ही थे, फ्लोट्स पहले से ही थे, स्ट्रिंग्स पहले से ही थी, ठीक है। लेकिन उनके जनरेशन के लिए फिर क्लासेस प्लान की गई कि यार ये एक क्लास है जो इन सबको बना रही है, ठीक है। अब मान लो कि अगर हम यूजर डिफाइंड क्लासेस का कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में बिठाना चाहते हैं, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यूजर डिफाइंड क्लासेस की आखिर जरूरत क्या है। जब इतनी सारी क्लासेस ऑलरेडी है मेरे पास, तो व्हाई आई एम लर्निंग दिस, जरूरत क्या पड़ गई यूजर डिफाइंड क्लासेस की, फाइन। तो जरूरत ये है बेटा कि मैं ये चाहता हूं सपोज कि मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाऊं मेरा खुद का, मेरा सोचा हुआ, कि उस ऑब्जेक्ट में एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर का कॉम्बिनेशन। पाइथन तुम्हारे पास है क्या? नहीं, मेरे पास तो नहीं। पाइथन बोलता कि मैं इंटीजर के लिए तो तुम्हें क्लास दे सकता हूँ आईएनटी, उससे तुम इंटीजर के जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट बना लो। स्ट्रिंग के लिए भी क्लास तुमको मैं दे देता हूँ एसटीआर, जितनी चाहे उससे स्ट्रिंग बना लो। मतलब नहीं, मुझे तो एक काम करना है कि मुझे तो एक ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने की मशीन चाहिए कि जिससे जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं तो इट मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्ट्रिंग एंड एन इंटीजर, यही चाहिए। ऑब्जेक्ट बना, कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन बोलूंगा ही नहीं उसको, क्यों बोलूं कॉम्बिनेशन, दैट इज वन ऑब्जेक्ट फॉर मी, ठीक है। तो मान लो कि SATISH फॉलोड बाय मोबाइल नंबर, इसको क्लब कर दो। दिस इंफॉर्मेशन आई वांट टू हैव इन माय ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये दोनों चीजें होना, मुझे नहीं स्टोर करना उसको दो अलग अलग जगह पर, या आई वांट इट टू हैव इन अ सिंगल कंटेनर, ठीक है। तो अब ऐसी परिस्थिति में पाइथन के पास इसका कोई उपचार नहीं। पाइथन बोला नहीं यार, ये तुम खुद जानो, मुझे नहीं पता, मेरे पास ऐसा कोई इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट नहीं है व्हिच स्टोर्स दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो कहानी है वो शुरू शुरू होती है रिक्वायरमेंट्स, और वो रिक्वायरमेंट है कि अगर हमें अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट्स, अगर हमें कुछ और तरह के ऑब्जेक्ट्स हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे जो मैंने बोला कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्ट्रिंग एंड एन इंटीजर, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 स्ट्रिंग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग इंटीजर फ्लोट, कॉम्बिनेशन ऑफ सम अदर थिंग्स, ठीक है। और आपको अगर एक क्लास को इन्वोक करके अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि कलेक्शन हो इन सब चीजों का, तो फिर तुम किसको रेफर करोगे? तो तुम आईआईटी रेफर नहीं कर सकते, फ्लोट रेफर नहीं कर सकते, एसटीआर रेफर नहीं कर सकते, या फिर कोई भी सिस्टम डिफाइंड क्लास को रेफर नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर इसीलिए फिर कॉन्सेप्ट आता है यूजर डिफाइंड क्लासेस का। वो क्या बोलता है कि ठीक है, तुम क्लासेस को यूज करते हो, ऑब्जेक्ट्स तो बना ही सकते हो, हमारी क्लासेस तो इंडिपेंडेंटली इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग्स इनके लिए बनी हुई है, तुम तुम्हारी क्लास बना लो, कर लो उसके अंदर जो करना है। तो तुम्हारी क्लासेस बना लो का मतलब ये होता है कि तुम अब ऐसी क्लास बनाओगे जिसके अंदर तुम ऐसी परिभाषाएं सेट करोगे कि जब भी तुम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो ऑब्जेक्ट फिर सक्षम होगा आपके प्रकार की इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के। एक ऑब्जेक्ट के अंदर वो इंफॉर्मेशन होगी जो तुम्हें चाहिए, जो भी तुम्हें चाहिए, ठीक है। तो मैंने इस प्रोग्राम के पहले ये सोचा कि आई वांट टू क्रिएट अ क्लास which when gives me an object that must contain two values in combination. One I'll call name and other I'll call age. ठीक है, मैं तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं कि इसमें जब जब ऑब्जेक्ट बने तो उसके अंदर एक नहीं दो इंफॉर्मेशन, एक हो नाम और दूसरी हो एज, ठीक है।
हम उस पर चलते हैं सेल्फ क्या है। तो एवरी ऑब्जेक्ट विल नाउ हैव collection and combination of both these things, and those things are name and age for this case, for this situation. तो इसीलिए ये init के अंदर जो मैंने दो नाम यहाँ पर लिख दिए हैं यहाँ पर, वो दरअसल हमारी क्लास के एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। क्लास एट्रीब्यूट्स नहीं, उसे कहा जाता है यहाँ पर इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स। क्लास एट्रीब्यूट्स पे चलते हैं अभी अपन। इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स, इंस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स का मतलब ये होता है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर पार्ट्स में अगर देखें तो क्या क्या इंफॉर्मेशन रखी हुई, ठीक है। तो व्हेनेवर आई विल क्रिएट वन ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर व्हाटएवर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, दोस आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ दोस ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स ऑफ दोस इंस्टेंसेस, ठीक है। तो यहां पर बेटा मैं ये चाह रहा हूं कि यार एक ऑब्जेक्ट जब भी बनाऊं, इस सब नामों को भूल जाओ, तो सिर्फ अगर इसको भी देखो, अगर इस हिस्से को, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो हर ऑब्जेक्ट के साथ में नेम रहेगा, हर ऑब्जेक्ट के साथ में एज रहेगा, ठीक है। बात समझ में आई? नहीं? क्यों? क्या समझ में नहीं आना चाहिए बताओ? कहां तक समझ में आया? नेम और एज तक समझ में आ गया? चलो चलते हैं अभी समझा देता हूँ दोस्त। मैंने अभी सिर्फ इतनी बात कही थी, ये इस शब्द को निकाल दे दिमाग से, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। एट्रीब्यूट शब्द गायब करो, ठीक है। अभी हाल फिलहाल इतना तो समझ में आई है कि इस क्लास के जब ऑब्जेक्ट बनेंगे, उस ऑब्जेक्ट के अंदर दो जानकारियां रहेंगी। वो जानकारी कौन सी है? चोरी करो, इतना समझ में आ गया? बड़े। तो अब जब मैं यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है, तो मेरे लिए अब वो ऑब्जेक्ट S1 जो है वो बेबुनियाद नहीं है, ये क्लास बेबुनियाद नहीं, ठीक है। इस क्लास का एक मकसद है, वो मकसद क्या है? ऐसे ऑब्जेक्ट जनरेट करना जिनके अंदर नेम, एज, इस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर है। फाइन। So whenever an object will be created of class student, a combination will be there of name and age, and that is of course will be of some student, क्योंकि student नाम की क्लास बन रही है यहाँ पे, that's why. Fine. पर इस बार क्या हो गया? आप यहाँ पे देखो, जब ये init मेथड कॉल होगी, पिछली बार वाले प्रोग्राम में ये चीज नहीं दिख रही थी। init मेथड जब कॉल होगी तो init मेथड के साथ में यहाँ पर पैरामीटर में जो है वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेल्फ, ठीक है। जबकि यहां से पासिंग टाइम पे यहाँ पर कुछ भी चीज नहीं लिखी। तो ये फंक्शंस में ऐसा नहीं देखा था कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो लेकिन यहाँ पर रिसीविंग में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा वहां नहीं होता था। सेल्फ जो होता है, सेल्फ इज नथिंग बट, ये मान के चलो कि इसके साथ में ये S1 ऑब्जेक्ट जो है ये खुद यहाँ पर पास होता है एस पैरामीटर। When you instantiate an object, Python creates a new instance and pass it to first parameter. क्योंकि जब आप कोई ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करते हैं तो पाइथन जो है एक नया इंस्टेंस बना के उसको पास कर देता है एस पैरामीटर इनिट। सबसे आसान भाषा में अगर बात करें तो जब स्टूडेंट क्लास इन्वोक होगी और आप जब S1 ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो इस केस में, तो यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसी का इंस्टेंस यहाँ पे पास हो जाएगा अंदर, उसी को अंदर क्या कहा जाएगा? सेल्फ, ठीक है। बहुत कंफ्यूज मत हो, ठीक है। एक ही चीज दिमाग में रखो, वो ये है कि ये सेल्फ जो है ये खुद के अपीयरेंस को रिफर करता है। सेल्फ मतलब हम खुद, ठीक है। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे लिखता हूं S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट, ध्यान देना S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट, और इसके लिए अगर मान लो इनिट मेथड कॉल हुई है तो सेल्फ मतलब S1, सेल्फ मतलब S1 ऑब्जेक्ट। और अगर मान लो S2 के लिए इनिट मेथड कॉल हो रही है तो उस समय सेल्फ क्या है? S2। तो whenever you are inside the class during any method, inside any method, चाहे init हो या कोई और मेथड भी आएगी, किसी भी क्लास के अंदर अगर आप मान लो घूम रहे हो किसी फंक्शन के अंदर और वहां पर अगर सेल्फ लिखा हुआ है तो सेल्फ मतलब उस ऑब्जेक्ट का नाम जिसके जरिए आप उस क्लास के अंदर आए। ये सबसे आसान तरीका है याद रखने, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं S1 के जरिए क्लास के अंदर गया हूं तो सेल्फ इज S1, अगर मैं S2 के अंदर क्लास के अंदर गया हूं तो सेल्फ इज S2, दैट्स इट, ठीक है। सेल्फ वो इंस्टेंस खुद। फाइन। तो जब हम यहां पे लिखते हैं S1 is equals to student, let's now conclude it. S1 is equals to student, तो हम बोलते हैं कि स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होने वाला है, ठीक है। उसका नाम क्या रहेगा? S1। पिछले प्रोग्राम में देखा था कि जब भी ये स्टेटमेंट चलता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर के कॉल होने के दौरान आप जो चाहे उसके अंदर लिख दो, उसका एग्जीक्यूशन जरूर होगा।
तो आपने उसके अंदर लिख दिया सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू ब्लैंक, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हो गया s1 डॉट नेम इज इक्वल्स टू ब्लैंक एंड s1 डॉट एज विल बी 0, और इसके एग्जीक्यूशन के बाद में कंट्रोल वापस बाहर आ जाएगा और ये खत्म करके अगले स्टेटमेंट पे चला जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब s1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तब S1 के साथ एसोसिएटेड दो ऑब्जेक्ट्स अंदर, वहां अंदर नेम एंड एज, उसके अंदर तुमने कुछ डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी, नेम के साथ में ब्लैंक सेट कर दिया और एज के साथ में 0 सेट कर दिया, right? Those attributes got initiated with some default values and those values are blank and 0, and since you have given them in the constructor only, तो constructor तो हर बार एग्जीक्यूट होना है हर ऑब्जेक्ट के लिए। मैं जैसे दूसरे स्टेटमेंट की बात करूंगा, S2 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट क्लास का ही, इस केस में भी इनिट कॉल होगा, इसके अंदर भी वापस जाएंगे और वापस जाएंगे तो फिर से ये दो स्टेटमेंट चलेंगे, लेकिन इस बार सेल्फ को सेल्फ ना पढ़ते हुए S2 का नाम दे दूं क्योंकि S2 के जरिए आए हैं, तो S2 डॉट नेम वो भी हो जाएगा ब्लैंक और S2 डॉट एज वो भी हो जाएगा 0। इसका मतलब ये कि दो ऑब्जेक्ट बन गए और दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर रखे हुए एट्रीब्यूट्स की इनिशियल वैल्यू सेट हो गई, वो इनिशियल वैल्यूज हैं ब्लैंक एंड 0, फाइन। और इसी के ठीक बाद हमने क्या किया, दो प्रिंट लगाए, वो दो प्रिंट में हमने लिखा है जो हमने करके आए ऊपर, क्या किया, चलो उस ऑब्जेक्ट के साथ में दोनों एट्रीब्यूट्स को प्रिंट करवा के देखें कि S1 डॉट नेम क्या है, S1 डॉट एज क्या है और S2 डॉट नेम क्या है और S2 डॉट एज क्या है, फाइन। तो इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे वी नीड टू सी इट्स बिहेवियर। To begin with, class, its declaration, then creation of object, जैसा बोला था उसको देखते हुए चलो, creation of object, no default value is passed, no value is passed as parameter here, आगे गए, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर के अंदर ये दो स्टेटमेंट चले, वापस बाहर आ गए, S1 का क्रिएशन कंप्लीट, राइट। फिर S2 के लिए फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ S2, ठीक है। सेल्फ नाउ इज व्हाट, सेल्फ इज S2, S2 डॉट नेम, S2 डॉट एज, ये बना फिर से ब्लैंक एंड 0, वापस बाहर आ गए, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। पहला प्रिंट चला, उसने प्रिंट किया ब्लैंक एंड 0 नीचे टर्मिनल पे, ठीक है। दूसरा प्रिंट चला, उसने भी प्रिंट कर दिया ब्लैंक एंड 0। तो आपने इस बार अगर ध्यान दें तो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स लेके उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज जो है वो सेट कर दिए। जैसे जब हम x equals to int and opening closing bracket दे दें without giving its any value, तो उस केस में x की डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाती है 0। वैसे ही यहाँ पर आपने यहाँ से जुड़े हुए एट्रीब्यूट की डिफॉल्ट वैल्यूज जो है वो सेट कर दी है, दोस वैल्यूज आर ब्लैंक एंड 0, ठीक है। पर अब इसमें प्रश्न ये आता है, अभी भी रिलेट तो नहीं हो रहा, वहां पे तो हम लिखते हैं x की वैल्यू 0 हो गई, लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं बोल रहे हो कि S1 की डिफॉल्ट वैल्यू ये हो गई, समझ रहे हो। हम वहां लिखते हैं x इक्वल्स टू क्लास का नाम, तो x के अंदर क्या आ जाता है 0। यहां पर हम क्या लिख रहे हैं S1 इक्वल्स टू क्लास का नाम, तो क्या S1 की कोई डिफॉल्ट वैल्यू आ रही है क्या, नहीं, S1 की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं आ रही। S1 डॉट नेम, S1 डॉट एज की डिफॉल्ट वैल्यूज आ रही। इनफैक्ट अगर इस सिचुएशन में हम डिफॉल्ट वैल्यूज देखने के लिए अगर S1 को प्रिंट करके देखें यार, क्या इसके बाद में S1 की वैल्यू भी कुछ होती है क्या, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उस केस में यू विल फाइंड दैट देयर इज नो चेंज हियर। ये अब भी वही दिखा रहा है, क्या इस मेन सेक्शन के अंदर स्टूडेंट क्लास का ये ऑब्जेक्ट है जो कि इस मेमोरी लोकेशन पे रिसाइड कर रहा है। तो मतलब यूजर डिफाइंड क्लासेस में जब होते हैं तो इसका बिहेवियर वैसा नहीं होगा जैसा सिस्टम डिफाइंड क्लासेस में होता है। हम इस बिहेवियर को बदल सकते हैं, मैं अभी बता रहा हूं तुम्हें कि कैसे बदला जाता है। ये प्रिंटिंग जो है दिस कैन बी इंप्रूव्ड, फाइन, दैट आई विल शो, बट इसको ऐसा इंटरप्रेट नहीं करें। तो x इक्वल्स टू int या S1 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट, दोनों में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंस आ गया। उसमें x की डिफॉल्ट वैल्यू 0 हो गई, यहां पर S1 की डिफॉल्ट वैल्यू 0 नहीं हुई। यहां पर S1 के अंदर एट्रीब्यूट्स के नाम पे आपने जो दो लेके रखे हैं वहां पर अंदर ऑब्जेक्ट्स, एक था स्ट्रिंग एक था इंटीजर, उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज जो है वो आपने सेट कर रहे हैं, ठीक है। गेटिंग इट? यस सर। सर स्टूडेंट के ऊपर अगर बिहेवियर
हाँ यार मेथड किस किस के ऊपर यूज की जाती है पहले तो ये बताओ। के ऊपर जैसे क्लास, हाँ अभी हमने जैसे क्लास स्टूडेंट बनाई, उसके ऊपर अगर अपन डीएलआर का यूज करेंगे, फिर अपन ने एट्रीब्यूट्स भी बनाए, नेम और एज के। तो वो आएंगे ही नहीं आएंगे। हाँ, देखो ये सारी चीजें आ रही हैं हाल फिलहाल में। नीचे आगे जाके So this being a class gives us many names here, which are actually list of objects associated with this class. Some of them are system controlled, system defined. Some of them are this as well that we have seen. ठीक है, इसमें init भी दिख रहा है जो हमने अभी यूज किया। चलो बढ़े आगे। जो हम कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। एक डेफिनेशन तुमने बनाई, इस डेफिनेशन में ये दरअसल जो है ये है आपकी क्लास। इस क्लास के अंदर आपने कुछ परिभाषा दी कि क्लास स्टूडेंट, एक मेथड, दो मेथड, फलाना का इनिट डाला, इसमें बाकी चीजें डाली, ये बन गई आपकी क्लास। अब क्लास को हमने कहा था कि क्लास इज नथिंग बट अ जनरेटर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट जनरेट करती है यूजिंग दैट वे जो हमने वहां पे लिखा है s1 is equals to student या s2 is equals to student, राइट। जब आप यहाँ पर इस क्लास को यूज करते हुए ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं लाइक दिस स्टेटमेंट दैट यू टेकन s1 is equals to student, तो होता क्या है, इंटरप्रेटर आपकी इस डेफिनेशन को देखता है, उस डेफिनेशन को देख के एज टेम्पलेट, एज अ टॉय मेकिंग मशीन इसका एक रेप्लिका, वर्किंग रेप्लिका बना के बाहर करके आपको दे देता है। ठीक है, तो इसीलिए जब आप देंगे कि इसको यूज करते हुए मैंने S1 बनाया, तो नाउ S1 is an object that you created using this class, right? फिर आपने कहा कि यार नहीं मुझे एक ऑब्जेक्ट और बनाना है S2 नाम का यूजिंग सेम क्लास, तो वो क्या करेगा, वो यहीं से इसी को रेफर करते हुए एक और ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसका नाम क्या हो जाएगा SK। तो व्हाटएवर डेफिनेशंस यू हैव गिवन हियर, वो सारी की सारी चीजें S1 के साथ भी जुड़ी हुई हैं और S2 के साथ भी जुड़ी हुई है। इसके अलावा और भी अगर तुमने ऑब्जेक्ट्स बनाए तो उन सबके साथ भी जुड़ जाए, राइट। तो अगर तुमने मान लो यहाँ पर दो एट्रिब्यूट्स लिए थे, जैसे हमने लिए हैं, हमने इनको क्या बुलाया था अभी कि नेम एंड एज आर इंस्टेंस एट्रिब्यूट्स। लेट्स डिस्क्लोज दिस नेम्स नाउ। इंस्टेंस मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट्स। ये जो आपने S1 बनाया है दैट वाज वन इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास, S2 वाज अनदर इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। तो अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि नेम एंड एज आर इंस्टेंस एट्रिब्यूट्स, तो इंस्टेंस एट्रिब्यूट्स का मतलब ये होता है कि ये इसमें भी अवेलेबल है और इसमें भी अवेलेबल है। यहाँ पर भी आपके पास में नेम है, एज है, यहाँ पर भी आपके पास नेम है और एज है, लेकिन ये S1 का अपना एक इंडिपेंडेंट मेमोरी एड्रेस है और S2 का फिर अपना एक इंडिपेंडेंट मेमोरी एड्रेस। और इसका मतलब ये हो जाता है ये एक अलग ऑब्जेक्ट है और ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। यू क्रिएटेड टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस जनरेटर। आपने जनरेटर को यूज करते हुए, क्लास को यूज करते हुए दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये बने हैं एक ही परिभाषा से, एक ही क्लास से, एक ही जनरेटर से, लेकिन ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, राइट। लाइक एक टॉय मेकिंग मशीन जो एलिफेंट था, उसने दो एलिफेंट्स अगर बनाए तो वो दोनों बने तो एक ही मशीन से हैं, लेकिन दे आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों में चाबियां हैं घुमाने की, ठीक है, दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं, दोनों ताली बजाते हैं, दोनों में लाइट जलती है। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के पास में सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन फिर भी वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, ये अलग है और ये अलग है, राइट। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार ये एट्रीब्यूट्स अगर तुमने बना दिए तो एट्रीब्यूट्स में करोगे क्या? एट्रीब्यूट्स में इंफॉर्मेशन सेव रखें, है ना। तो मैंने बोला ये S1 जो है इसको आई एम गोइंग टू यूज एज स्टूडेंट नंबर 1 फॉर स्टोरिंग सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइन। और वो स्टूडेंट 1 का नाम यहां स्टोर करूंगा, स्टूडेंट 1 की एज यहां स्टोर करूंगा,
ठीक है। देन कम्स स्टूडेंट नंबर 2, उसका नाम यहां स्टोर करूंगा, उसकी एज यहां स्टोर करूंगा, ठीक है। और ऐसे मेरी क्लास में मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं स्टूडेंट क्लास के 50 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और हर ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स में उनसे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन फिर स्टोर करूंगा। अब आप इस बात को समझो कि आपने किया क्या। आपने दरअसल यहाँ पर ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं जिनके अंदर अब मिसलेनियस इंफॉर्मेशन जो है वो एक साथ स्टोर है, ठीक है। तो पाइथन वाज गिविंग यू बाय डिफॉल्ट इंटीजर क्लासेस, फ्लोट क्लासेस, स्ट्रिंग क्लासेस एंड द अदर थिंग्स, फाइन, बट देन यू क्रिएटेड योर ओन क्लास व्हिच इज हैविंग योर ओन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स कि मैं इस क्लास से जो भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो ऑब्जेक्ट अब इंटीजर नहीं कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट फ्लोट भी नहीं कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग भी नहीं कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट अब स्टूडेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हम बना रहे हैं दिस आर ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास स्टूडेंट। तो इसीलिए ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो है ये यूजर डिफाइंड कस्टमाइज्ड ऑब्जेक्ट हो गए। एक एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। या फिर अगर मैं वो जो अपन सेकंड भाषा में बोलते हैं ना कि x बराबर 10, x इज एन इंटीजर, ठीक है, str बराबर समथिंग, तो दैट इज एन स्ट्रिंग। तो अगर मैंने कहा s1 इक्वल्स टू स्टूडेंट, तो फिर मैं आगे चल बोलूंगा s1 इज अ स्टूडेंट, S2 is a student, S3 is a student. So this is nothing but a firma, a machine, a template which we are using for generating different objects of identical type but different attributes. एक ही प्रकार के हैं लेकिन इनके अंदर जानकारियां अपनी अपनी हैं, अलग अलग है, ठीक है। अब सवाल आते हैं बहुत सारे यार। एक सवाल तो सबसे पहले ये है कि क्यों रहे हो ये सब, सीधे सीधे तुम एक काम करते हैं ना कि लिस्ट बना लेते हैं, टपल बना लेते हैं, डिक्शनरी बना लेते हैं, कहे ये क्लासेस ऑब्जेक्ट के चक्कर में पड़ गए। तो क्लासेस का काम सिर्फ ऑब्जेक्ट स्टोर करना नहीं, क्लासेस के अंदर आप जो है फंक्शनलिटीज भी स्टोर करके रख सकते। फंक्शनलिटीज मतलब कि अगर मान लो कि इसी क्लास के अंदर सपोज इंस्टेड ऑफ नेम एंड इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग नेम एंड एज मैं आपको उसके अंदर एक और मेथड दे दूं और वो मेथड जो है सपोज है मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट मार्क्स, ठीक है। और ये मेथड अगर मैंने यहाँ पे ले ली कैलकुलेट मार्क्स, तो यही मेथड एज इट इज यहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएगी, यहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फिर रेप्लिका बन गया यहाँ पर। तो मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ जानकारी नहीं है, मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर क्षमता है कि वो कैलकुलेशन भी कर सकता है, ठीक है। अब इस तरह का ऑब्जेक्ट मेरे पास पाइथन में नहीं है कि which stores the information and which does the calculation as well for me, fine. So these are all customized objects that we are creating here and these are not by default available, therefore we need all this classes and objects, right? तो अभी क्या कर रहे हैं ये समझ में आ गया। इस प्रोग्राम में दो स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट बनाए, ये से दो रेप्लिका बन गए, दोनों के अपने अपने मेमोरी लोकेशंस हैं। पहला डिलीट हो गया तो दूसरी की सेट पे कोई असर नहीं होना, दूसरा हो गया तो पहले की सेट पे असर नहीं होना। जितने चाहो उतने बनाओ, तुम्हारे पास में मशीन आ गई है, फ्री फंड में श्री गण बनाते चले जाओ, 1 2 3 4 50 100 जितनी आपकी नीड है, रिक्वायरमेंट है, जितनी आपकी मेमोरी अलाउ करती है सिस्टम की, फाइन। एंड इसके बाद में प्रिंटिंग तो करके देखी थी हमने, दिस वन कि S1 का नेम एज क्या है, क्या वैल्यू कैरी कर रहा है, और S2 का नेम एज क्या है, वो क्या कैरी कर रहा है, ठीक है। पढ़ाते हैं इसको आगे, अगले कोड में जा रहे हैं। क्या देखो किसमें लिए ना, वो तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट करिए, हां कंस्ट्रक्टर को सेट करिए, वही करना पड़ेगा। और अगर ये तो ठीक है तो मुझे लेकिन अगर इधर अंदर कोई हमने दी कोई वैल्यू तो वो कॉमा के ऐसे कॉमा यूज करके डिफरेंशिएट करने के लिए जैसे अगर स्टूडेंट ब्रैकेट में एबीसी, अगला कोड देखो। एक क्लास बनाई, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का मतलब हमें पता ही, ठीक है। और उसके बाद में नीचे अब जब हम लोग, अब मैं ये नहीं चाहता हूँ यार, ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है कि हर स्टूडेंट के साथ में तुम जो है नाम की वैल्यू स्पेस ब्लैंक ले रहे हो और एज की वैल्यू जो है 0 ले रहे हो। हम तो ये चाहते हैं, मैं एक सिस्टम में, मतलब मैं आपकी सेंटर की बात करता हूँ, इस क्लास में हम हैं, इस क्लास में हमारे पास कोई नया स्टूडेंट जब आता है तो उसके आते साथ ही मुझे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं उस ऑब्जेक्ट को जब क्रिएट करूंगा तो फिर मैं उसका नाम और उसकी एज जो है स्पेसिफिकली यूज करना चाहता हूँ। तो इसीलिए स्टूडेंट नाम की क्लास तो है और इंस्टेंट एट्रीब्यूट्स में 2 एट्रीब्यूट्स लिए भी हैं, नेम और एज। लेकिन इस बार हम लोग ये चाहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उसी समय में
उस ऑब्जेक्ट को ये बता दूं कि तुझे क्रिएट तो होना है लेकिन इस वैल्यू के साथ क्रिएट होना है। अब इसको कंपेयर करो विद दैट सिचुएशन, x equals to int of 10. Look at this. int class you are using here for creating an object of class integer. 10 you are giving it as a value और आप बोल रहे हो ये ऑब्जेक्ट बनाना, लेकिन उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये 10। इसके ऊपर वाला स्टेटमेंट देखो, ठीक है। स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है, बना रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हें ये तो पता होना ही चाहिए कि स्टूडेंट नाम का, अगर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है मतलब कि 2 एट्रीब्यूट कहीं ना कहीं से चाहिए, 2 एट्रीब्यूट क्योंकि इसके अंदर ले रखे हैं तुम, ठीक है। तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, लेकिन फिर एक काम करना है यार, वो जब ऑब्जेक्ट बनाओगे ना तो पहला एट्रीब्यूट दिस, दूसरा एट्रीब्यूट दिस, ये आपको यूज करना है, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा कि व्हेनेवर क्लास विल बी invoked, whenever you are creating the instance of that class, whenever the constructor will be called, this two now will be passed as parameters to the constructor, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ ऊपर देखोगे ना, तो अपार्ट फ्रॉम सेल्फ के अलावा यहाँ पर हमने 2 पैरामीटर लिए हैं, उन 2 पैरामीटर के नाम क्या दे दिए हैं, नेम एंड एज। दिस आर द रिसीविंग पैरामीटर्स, ये जो बाहर से जो वैल्यूज आ रही हैं वो आपके इनके अंदर स्टोर होने वाली है, नेम और एज, ठीक है। सेल्फ का क्या करूं सर, समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, भूल जाओ उसको, बुझो। इस किसी भी क्लास के अंदर जब भी कोई मेथड आएगी, कोई भी मेथड इनिट हो, इसके बाद str बताऊंगा, उसके बाद में जितनी मेथड हम लोग हैं सबके साथ पहला पैरामीटर हमेशा क्या लिखना है, सेल्फ, ठीक है। चाहे उससे कुछ भेज रहे हैं या फिर, सेल्फ का मतलब यही होता है कि बाय डिफॉल्ट सिस्टम इंप्लिसिटली जो है ऑब्जेक्ट पास करता है, जिससे मेथड को ये पता चलता है कि ये कौन से ऑब्जेक्ट के लिए मेथड इन्वोक हुई है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा, फाइन। हाँ, यूज नहीं करेंगे तो एरर आएगी, सेल्फ देना आवश्यक है हर एक मेथड के साथ में। तो इसीलिए सेल्फ की मैपिंग के बारे में चिंता छोड़ोगी सर, यहाँ तो 2 लिख रहे हो, यहाँ तो 3 है, दैट सेल्फ इज इम्प्लिसिटली मैनेज्ड बाय द सिस्टम, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, फाइन। तो नेम एंड एज are something which are going to be replaced by this Rahul and 20, और उसके बाद में instead of giving blank and 0 आपने लिख दिया इस बार self dot name is equals to name, मतलब self dot name is equals to Rahul, self dot age is equals to age, मतलब self dot age is equals to 20। तो जब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जब ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, तो दरअसल S1 के साथ में जो 2 एट्रीब्यूट्स हैं नेम और एज, उनके अंदर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स विद द इनिशियल वैल्यूज जो कि आप यहाँ पे शुरुआत में पास ऑन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, जस्ट लाइक दिस केस, जैसा मैंने कहा था आपसे। एंड सिमिलरली यू यूज्ड this statement to create one more object S2, and that is of the same class with a different set of attributes here. And then after that we tried printing both of those objects attributes, and we got this. Look at this, S1 dot name, S1 dot age are having some value, and then S2 dot name and S2 dot age उनकी अपनी कुछ values यहाँ पर available हैं, ठीक है, fine। तो पिछली बार एक्चुअली उसको बोल रहे थे कि वो डिफॉल्ट्स, क्योंकि हमने कोई भी पैरामीटर वैल्यू पास नहीं करी थी, तो अगर ऐसी परिस्थिति में जो भी अंदर हम सेट करके आएंगे वही डिफॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। और इस केस में हम बोल रहे हैं कि क्लास के साथ में ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट वो वैल्यू पास ऑन कर दो जो आप सेट करवाना चाहते हो एट्रीब्यूट्स के लिए, फाइन। कोई डाउट हो तो पूछो, बोलो सर। जैसे हमने स्ट्रिंग फॉल्स को यहाँ मेंशन करी, अगर उसकी पोजीशन इंटरचेंज कर दे तो भी कैसे बिलीव करेंगे प्रोग्राम, नहीं पोजीशन इंटरचेंज कर दे, पहले ही फिर बाद में नहीं यार, ये तो बेसिक फंक्शंस पे चले जाओ ना, इसमें इन दोनों की पोजीशंस इंटरचेंज कर दोगे, और सिंस दिस आर नॉट कीवर्ड आर्गुमेंट्स और डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, तो पोजीशनल है तो 20 विल बी मैप्ड विद नेम, दैट राहुल विल बी मैप्ड विद एज, फिर अंदर जाएगा, फिर उल्टी वैल्यूज पुट अप कर देगा, क्योंकि हमने कहीं क्लास ऑफ कोर्स करेगा, पर वो वैल्यूज उल्टी होकर स्टोर हो जाएंगे। आपने ऑब्जेक्ट टाइप का कहीं कुछ दिया नहीं कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट का बना रहे हो, तो या तो डिफॉल्ट यूज कर लो, और या फिर ध्यान रखो मतलब वो एक तरह से लिटरी रिक्वायरमेंट जो हमने फंक्शंस में पासिंग आर्गुमेंट्स में पढ़ा था वही फंडे एप्लीकेबल है, नथिंग न्यू अबाउट इट, ठीक है। दिस वर 2 पोजीशनल आर्गुमेंट्स, नेम एंड एज, और अगर पोजीशनल है तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ द ऑर्डर एंड द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स दैट यू आर पासिंग, सीधी बात है, ठीक है। वी डू नॉट मिस देम, वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर हियर, बट इफ यू वांट टू चेंज द ऑर्डर
इफ यू वांट टू टेक फ्यू ऑफ दोस आर्गुमेंट्स, हो सकता है नाम दिया हो नहीं दिया हो, तो ऊपर डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी उसकी। ठीक है। कोई समस्या इसमें? वो डायग्राम बहुत जरूरी है, वो समझ में आया डायग्राम? अब एक बात बताओ, उस डायग्राम को देखकर कि अगर मैं मान लो कि एक क्लास कोड करके उसके 5 ऑब्जेक्ट बनाकर उस क्लास को डिलीट कर दूं, तो ऑब्जेक्ट की सेहत पे क्या असर आएगा? अब तुम बोलो डिलीट कैसे करोगे, पहले तो ये बताओ। डिलीट कर दोगे, ये तो आपने बोल दिया, डिलीट करोगे कैसे? डिलीट ऐसे करूंगा, मॉड्यूल 1 के अंदर मैंने क्लास की डेफिनेशन नहीं ली, मॉड्यूल 2 के अंदर क्लास की डेफिनेशन ले ली, ठीक है। फिर इंपोर्ट किया मॉड्यूल 2 को मॉड्यूल 1 के अंदर, ठीक। इंपोर्ट करने के बाद में फिर मैंने बनाए 2 ऑब्जेक्ट्स। क्लास की डेफिनेशन कहाँ है? इधर, ठीक है। ऑब्जेक्ट बने कहाँ है? इस तरफ, मॉड्यूल 1 में। अब मैंने इसको डीबग करना शुरू किया, इसको एग्जीक्यूट नहीं, डीबग, जिससे कि नियंत्रण मेरे हाथ में रहे। फाइन, पहला स्टेटमेंट चला, S1 बन गया या इंपोर्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट चला, S1 बन गया। तीसरा स्टेटमेंट चला, S2 बन गया। प्रोग्राम में किसी हिस्से में हमने 2 ऑब्जेक्ट हम बना चुके हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आया इधर अपने डायरेक्टरीज में, और ये जो मॉड्यूल था इसमें जो क्लास डेफिनेशन थी इसको उड़ा दिया, डिलीट कर दिया। उधर कुछ होगा क्या? क्या फर्क होगा बता? एक बार इंपोर्ट हो गया, इसके बाद अगर उसके बाद आप क्रिएट करो, अगर दूसरी बार रन करेंगे तो भी दूसरी बार नहीं, अभी डीबग के दौरान, एग्जीक्यूशन के दौरान कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि वंस द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, देन they are independent of the generator or the classes that are used to create it. जो होता आग लगे क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट्स को। ऑब्जेक्ट्स तो अपना काम करते ही रहेंगे जब तक कि उनका जीवन काल है, और उनका जीवन काल मतलब कि जब तक कि प्रोग्राम स्टैक पे है जिसमें वो ऑब्जेक्ट्स बने। एक बार वो प्रोग्राम स्टैक से हटा तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि अगली बार वापस क्लास की जरूरत पड़ेगी उनको बनाने के लिए। सही है ना? ठीक। हाँ सर जैसे हम x = 10 डायरेक्टली मेंशन कर देते थे पहले, बराबर। तो वो एज सिस्टम एज स्ट्रिंग उसको इंटरप्रेट नहीं, इंटीजर। एज इंटीजर रहता है। हाँ, और अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट मेंशन कर देते तो करे तो है। मतलब अभी तो हम क्लास अच्छा, ओके, दैट वे। नहीं, वैसा अपन अभी नहीं कर पाए। उसमें हमें क्लास का नाम तो देना पड़ेगा ना बेटा। x बराबर 10, तो ये हो गया कि 10 बीइंग अ नोन काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, इंटरप्रेटर को पता है कि ये उठाना है, वो देखना है कि अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर क्लास के साथ उसको एसोसिएट करो। कंपेयर करता है। हाँ, देयर इज एन इम्प्लिसिट वर्किंग बिहाइंड इट। अगर तुम ऐसा सोच लो कि S1 इक्वल्स टू राहुल कामा और 23 लिख दूं, तो राहुल कॉमा 23 को सिस्टम उठाए और सोचे कि ये तो स्टूडेंट क्लास से मैच दिख रहा है यार, तो चलो उस क्लास को इन्वोक कर दो। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है। तो यूजर डिफाइंड क्लासेस हैं, फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स यू नीड टू गिव और मेंशन द क्लास नेम, वो देना ही पड़ेगा, बिना क्लास नेम दिए काम नहीं हो पाएगा। ये प्रोग्राम समझ में आ गया? छोटी सी चीज है, हमने इसमें सिर्फ ये सीखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब बनता है तो ड्यूरिंग क्रिएशन हम उसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज कैसे सेट करवाते हैं, कंस्ट्रक्टर को वो वैल्यूज पास ऑन कर देते हैं। ठीक है, गोइंग अहेड। हाँ भाई, इसमें नया क्या, क्लास अपनी जगह पे बंद कर दे यार, दरवाजा यार, तो परेशान कर रहा, थोड़ी गर्मी लग रही है, बट देन बाहर बहुत शोर है यार। सर को बोलते हैं ऐसी लगवाओ। क्लास, स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टर, एंड देन कंस्ट्रक्टर के साथ में, दिस इज व्हाट यू वर आस्किंग, कंस्ट्रक्टर के साथ में हमने लिए 2 रिसीविंग पैरामीटर्स जिसमें नेम और एज करके पैरामीटर्स हैं, पर इस बार ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स की बजाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स हो गए। डिफॉल्ट के साथ में आपने कुछ वैल्यूज दे दी, और हमें पता है, हम जब फंक्शंस पढ़ के आए थे कि अगर इस कंस्ट्रक्टर को कोई वैल्यू नहीं मिली ड्यूरिंग रिसीविंग, तो ये इन वैल्यूज को यूज कर लेगा अपनी फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, तो इसीलिए नीचे अगर आप देखोगे तो व्हेन S1 गॉट क्रिएटेड वी पास 2 वैल्यूज टू इट। 2 वैल्यूज अगर पास करी है तो फिर ये डिफॉल्ट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, उन्हीं के साथ में हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। S2 द सेम थिंग, बट देन S3 एक काम करते हैं, S2 को भी बदल देते हैं, S2 में एक आर्गुमेंट दे देते हैं इंस्टेड ऑफ 2। ठीक है, तो S2 में एक आर्गुमेंट दिया, दूसरा नहीं दिया, और S3 ऑब्जेक्ट की क्रिएशन में एक भी आर्गुमेंट नहीं दिया, तो तीनों ही केसेस में यहां पर आई गेस ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो जाना चाहिए, सिंस वी आर हैविंग डिफॉल्ट वैल्यूज मेंशन। और फिर उसके बाद में हमने तीनों ही ऑब्जेक्ट्स के लिए उनके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो प्रिंट करने चाहे, एंड देन वी गॉट दिस रिजल्ट्स। ठीक है,
तो फर्स्ट केस में जो पास किया तो वो आ गया, सेकंड केस में नाम जो पास किया था वो आ गया, एज डिफॉल्ट उठा ली उसने क्योंकि वो नहीं दी थी। तीसरे केस में आपने कुछ भी नहीं दिया था तो इसलिए जो भी आपने ऊपर डिफॉल्ट देके रखे थे वो वहां पे यूज हो गए। फाइन, तो ऑब्जेक्ट्स गॉट क्रिएटेड बट देन नाउ यू आर हैविंग अ बेटर कंट्रोल ओवर द वैल्यूज दैट यू आर सेटिंग, है ना। पैरामीट्रिक वैल्यूज आपने दी थी, इनिशियल वैल्यूज ऑफ द एट्रीब्यूट्स, उनके ऊपर आपने एक नियंत्रण जो है एक हद तक और ज्यादा बेहतर कर दिया। ठीक, going other way, look here, creating class attributes, same value for all classes instances। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर इस प्रोग्राम में हमने यहाँ पर ये चीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी है। अब व्हाट इज दिस नाउ, दिस इज अबव इनिट, इनिट के बाहर है, ठीक है, इनिट के बाहर है, क्लास के अंदर है। क्लास की डेफिनेशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्ट्रिंग बनाया है और वो ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्ट्रिंग जो है उसमें कोई नाम रख दिया है, दैट नेम इज बिगनालिटिक्स, और उसको नाम दे दिया है इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर या इस एट्रीब्यूट को हम यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब आप डिफरेंशिएट कर दो, पहले जो एट्रीब्यूट्स हम ले रहे थे दोज वर इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स एंड दिस इज व्हाट यू कॉल क्लास एट्रीब्यूट। इंस्टेंट एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट। ठीक है, अब इंस्टेंट एट्रीब्यूट को कहां डिफाइन करते हैं, इनसाइड द फंक्शंस। ठीक है, क्लास एट्रीब्यूट को कहां डिफाइन करते हैं, आउटसाइड द फंक्शंस या आउटसाइड द मेथड्स, ऊपर, हाँ, आउटसाइड द मेथड्स, राइट। तो नेम एंड एज हियर आर इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स व्हाइल इंस्टीट्यूट इज द क्लास एट्रीब्यूट। ठीक है, इनमें अंतर भी अभी समझेंगे ठीक है से ग्रेजुअली कि इनमें कुछ अंतर होता है या नहीं होता है। फाइन, हाल फिलहाल दिस इज सम एट्रीब्यूट व्हिच इज व्हाट यू कॉलिंग क्लास एट्रीब्यूट। इसकी तुमने भी एक कोई डिफॉल्ट वैल्यूज वहां पे छोड़ दी है एनालिटिक्स करके। इसके बाद में फिर तुमने दो ऑब्जेक्ट बनाए ऑफ स्टूडेंट क्लास नीचे S1 S2 के, उसमें कुछ वैल्यूज आपने पास ऑन कर दी और फिर आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करने की कोशिश करी। इसको अभी छोड़ो और आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स को प्रिंट करने की कोशिश करी। शुरुआत के दो एट्रीब्यूट्स जो है वो इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हैं और आखिरी वाला जो है वो क्लास एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो S1 डॉट नेम, S1 डॉट एज, S1 डॉट इंस्टीट्यूट। फाइन, और इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूशन बढ़िया चल गया, कोई दिक्कत नहीं। दोनों ही परिस्थिति में हमें रिजल्ट जो है वो अच्छे मिल रहे हैं, नेम एज इंस्टीट्यूट, नेम एज इंस्टीट्यूट। फाइन, बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। तो क्लास एट्रीब्यूट वो है जो मेथड के बाहर यूज होता है। अब सवाल ये हो गया क्लास एट्रीब्यूट की जरूरत क्या है, क्यों लेना। तो ये बिगनालिटिक्स क्या है तुम दोनों के लिए, तेरा नाम कमलेश है, तेरा नाम अरुण है, तेरी कुछ एज है, तेरी कुछ एज है, तो वो तो अलग अलग ही है और अलग अलग ही रहनी है। फाइन, तो दिस टू इंफॉर्मेशंस दैट आई हैव कोटेड नाउ, नेम एंड एज, आर स्पेसिफिक टू द स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक टू द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट वाइज वेरी करेंगे। बट अगर मैं कहूंगा कि संस्था का नाम बिगनालिटिक्स, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज कॉमन। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं। ठीक है, आपके 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 और आपके, अगर आप तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप सभी के साथ में कॉमन इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई है, दैट इज द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। फाइन, तो इफ यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ कॉमन इंफॉर्मेशन एंड इफ यू वांट द सेम वैल्यू, सेम इंफॉर्मेशन टू बी एसोसिएटेड विद ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास, देन मतलब it would be better to take them as class attributes rather than instance attributes. Instance attributes वो होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट वाइज अलग अलग होते हैं, हो सकते हैं उनकी वैल्यूज। ठीक है, जैसे नाम अलग अलग हो सकता है स्टूडेंट का, जो मैंने कहा, एज अलग अलग हो सकती है, ठीक है, उनके मार्क्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ही संस्था के लिए क्लास बना रहे हैं तो इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो एक ही होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर that is taken as class attribute. So usually the information that you are associating, if is common for all the objects, then you can take them as class attributes rather than instance attributes. समझ में आया? तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये जात बाहर रहेगा तो सब में सबके ये रोल ही दिखाए गए क्लास सब नहीं रहेगा। यहाँ पर नेम एज के साथ में S1 में भी इंस्टीट्यूट रहेगा और S2 में भी इंस्टीट्यूट रहेगा। तो जितने ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, जितने रेप्लिका बन रहे हैं, उसमें एट्रीब्यूट्स तो आएगा सब में, यहाँ भी है और यहाँ भी है। और इसी कारण से अगर आप यहाँ देखोगे तो S1 डॉट इंस्टीट्यूट एक्सेस करने पर हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, हमने प्रिंट किया था उसको, और S2 डॉट इंस्टीट्यूट करने पर भी वो प्रिंटिंग
हुई थी, मतलब इन ईच एंड एवरी रेप्लिका कॉपी ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट रादर से हमारे पास क्लास एट्रीब्यूट की भी स्टोरेज अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। बट हाँ, दो तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके अपने अपने मकसद होते हैं, मैंने आपको बताया था क्लास एट्रीब्यूट्स क्यों लिए जाते हैं और इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स कैसे उनसे अलग होते हैं। फाइन, देन दिस स्टेटमेंट, दिस टू प्रिंट्स, we are printing s1 and s2 और उसके आगे लिखा हुआ है both the instances are located on different memory locations। यार अभी इसके पहले देख के आया था ना, जितनी बार हम लोग ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्ट प्रिंट करने की कोशिश कर रहे थे तो हमें वो इंफॉर्मेशन दिख रही थी, मेन के अंदर ये वाली क्लास में रखा हुआ ऑब्जेक्ट जो कि इस मेमोरी लोकेशन पे है, तो ऐसा ही कुछ फॉर्मेट यहाँ पे s1 s2 को प्रिंट करने के दौरान मिलेगा। और इस प्रिंटिंग में हम जो ऊपर लिख के आए थे वो देखना चाह रहे हैं कि हाँ ठीक है, इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ लिखा है इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, S1 स्टूडेंट जो है उसकी मेमोरी लोकेशन ये है आखिरी में 20460, ठीक है, और S2 जो स्टूडेंट है उसकी मेमोरी लोकेशन ये है आखिरी में 201F0। वो जो मैं आपको ऑन बोर्ड बता रहा था, दिस आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दैट्स व्हाई दे आर रिसाइडिंग ऑन टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस, वो दो अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर्ड है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ क्लासेस ऑफ क्लास स्टूडेंट, ठीक है, एक ही क्लास से दोनों ऑब्जेक्ट बने हैं। ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ दैट टाइप कि जब बोलता हूं मैं एक ऑब्जेक्ट, तो वो एक ऑब्जेक्ट मतलब अब एक इंटीजर एक फ्लोट एक स्ट्रिंग नहीं है, दैट ऑब्जेक्ट इज अ स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर हमने क्या क्या स्टोर करवा के रखा है, नाम, एज, इंस्टीट्यूट का नाम, वो सब कुछ है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट। और इंडिपेंडेंटली एवरी ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट, S1 अलग S2 अलग, दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग है। फाइन, बढ़ते आगे, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़िए। तो अब कहानी आ गई वही, सर वहां तो होता था x इक्वल्स टू int ऑफ 10 अगर लिख दिया, तो फिर उसके बाद में वो जो 10 होता था उसको रेफर करने के लिए तो मैं वही नाम यूज करता था x, ठीक है। मैं तो यहां भी कुछ ऐसा ही चाहता हूं, ठीक है। मैं अभी तक देख रहा था कि आप जब S1 प्रिंट कर रहे थे या S2 प्रिंट कर रहे थे तो कुछ अजीब सी चीज प्रिंट हो रही थी जिसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट इस मेमोरी लोकेशन पे, और अगर उस क्लास उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस अगर मुझे करना था या प्रिंट करना था तो मुझे वैसे लिखना पड़ता था, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एट्रीब्यूट का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एट्रीब्यूट का नाम, S1 डॉट नेम, S2 डॉट एज एंड सो ऑन। पर क्या इसको सुधारा जा सकता है, क्या इसको सिस्टम जैसा बनाया जा सकता है? हाँ बनाया जा सकता है। तो अगर x इक्वल्स टू int ऑफ 10 अगर लिखा है और उसके बाद में अगर मैं x की वैल्यू प्रिंट करता हूं तो वो देता है 10, तो मैं चाहता हूं कि S1 बराबर अगर स्टूडेंट लिखा है और कुछ वैल्यू पास ऑन करी है तो ऑब्जेक्ट तो S1 है, तो मैं ऑब्जेक्ट ही प्रिंट करूं S1 और मेरे पास कुछ एक ढंग की इंफॉर्मेशन आ जाए। फाइन, दैट इज व्हाट आई वांट and that you can control, and that you can control now using a method, that method is underscore underscore str underscore underscore, ठीक है। ये जो मेथड है ये हमें मदद करती है कि जब हम ऑब्जेक्ट की प्रिंटिंग करेंगे तो फिर वैसा नहीं दिखेगा जैसा कि वो था, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं जो चाहता हूं वही दिखे। whenever object is printed I want to have a control over the content कि क्या प्रिंट करवाना है जब भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने की कोशिश की जाएगी तब। फाइन, तो इसीलिए यहां पर str मेथड लगाई, ध्यान देना def str के साथ लगाया, सेल्फ डिफॉल्ट आएगा ही आएगा, और इस पे ध्यान दो रिटर्न के साथ में एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, उस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में कुछ नहीं दिया है, 3 वेरिएबल के नाम प्रिंट करवा दिया, दैट्स इट, कहानी खत्म। वो क्या है, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब ये str मेथड जो है ना इसको भी हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है, इम्प्लिसिट कॉलिंग है, इम्प्लिसिट कॉलिंग है। ये कॉलिंग तब होती है जब आप बने हुए ऑब्जेक्ट को क्या करवाने की कोशिश कर रहे हो, प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हो। याद करो पिछली बार एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी यही चीज बताई थी मैंने, ये दोनों मेथड्स है ना। तो बने हुए ऑब्जेक्ट को अब जब तुम प्रिंट करवाने की कोशिश करोगे और अगर तुमने क्लास के अंदर str मेथड की डेफिनेशन दी हुई है तो फिर सिस्टम और इंटरप्रेटर बोलेगा अब तो वो प्रिंट नहीं करूंगा, क्या ये क्लास ये ऑब्जेक्ट और इस क्लास का बना हुआ और उस मेमोरी लोकेशन पे वो नहीं चाहिए यूजर को,
यूजर समझदार है, उसने क्लास के अंदर str मेथड दे दिए, मतलब कि उसको पता है कि जब मैं ऑब्जेक्ट की प्रिंटिंग करूंगा तो आई नीड टू हैव अ कंट्रोल ओवर द प्रिंटिंग, राइट। तो इसीलिए whenever you will try to print s1, then automatically during that print str would be called, str would be invoked, fine। तो कंस्ट्रक्टर इनिट कब कॉल होता है बाय डिफॉल्ट, जब हमारे ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होता है, और str मेथड ऑटोमेटिकली कब इन्वोक होती है, जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर बेटा जब हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे होंगे और हम जब डिबगिंग स्टार्ट करेंगे तो S1 और S2 का क्रिएशन कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और नेम एज एट्रीब्यूट सेट हो जाएंगे। फिर आप प्रिंट करवाने जाओगे S1 को, और प्रिंटिंग के दौरान इन्वोक होगा str, लुक एट द कंट्रोल, ठीक है। प्रिंटिंग के दौरान str इन्वोक होगा, और वो जो रिटर्न कर रहा है बस वो रिटर्न जो है प्रिंट कैच करेगा और वो उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। दिस str मेथड इज रिटर्निंग अ स्ट्रिंग, लुक देयर केयरफुली, है ना, दैट स्ट्रिंग is getting called by print, and that's why print is printing the output whatever it is receiving, fine। तो इसीलिए इसके एग्जीक्यूशन पे look what is getting printed, name, age, the institute name, right। Similarly during S2 that method is called and we got this, fine। तो इसीलिए वो जो डिफॉल्ट बिहेवियर था कि जब भी ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करने की कोशिश करता हूं तो हमें मिलता था main dot या the container dot class name and the memory location wherever it is stored, वो सब हटा के आपने उसके ऊपर एक नियंत्रण पा लिया। वो नियंत्रण ये हो गया कि आप str मेथड लगाओ और मनचाहा डिस्प्ले दो जो भी आपको देना है, ये तो मैंने दिया है। अब S1 S2 चूंकि स्टूडेंट्स हैं तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे केवल स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले करवाओ, मत डिस्प्ले करवाओ एज और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपकी जो इच्छा हो डिस्प्ले करो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को जब डिस्प्ले करने जाएंगे, ऑब्जेक्ट को जब प्रिंट करने जाएंगे तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, दैट इज टेकन केयर बाय str मेथड, ठीक है। एंड दैट कॉल विल बी इम्प्लिसिट, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है उस चीज को। आ गया समझ में। तो ये बिल्कुल वही हो गया जो मैंने अभी तुमसे कहा था, x बराबर int ओवर 10। तो जब ये ऑब्जेक्ट बन जाता है तो x को प्रिंट करवाने पर हमें मिलता है 10। तो वैसे ही यहाँ पर इन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के बाद में S1 और S2 को डायरेक्ट प्रिंट करवाएं तो हमें क्या चाहिए, दैट थिंग इज यू आर राइटिंग हियर। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जरूर int क्लास की जहां भी कोडिंग की गई होगी उसके str मेथड के अंदर क्या रिटर्न किया गया है, जो भी पैरामीट्रिक वैल्यू आपने पास करी है वो, फाइन। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आपने 10 पास किया इस पैरामीटर तो उसकी कोडिंग में str के साथ में 10 एसोसिएटेड है, इसीलिए whenever you are trying to print x then you are getting 10, got it? Yes. str is a method, not a file. It is a method. def से स्टार्ट हुआ ना, वो भी कंस्ट्रक्टर के वो क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर है। कंस्ट्रक्टर से एडिट फाइल Let me conclude it. Class student, class is student inside which you are having all these things, all those things. Look there, ठीक है, जिसमें this two are starting with def, so this two are methods, out of which init is constructor which will be invoked during creation of objects, and str is the method which will be invoked during the printing of object, ठीक है। जब भी आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे या ऑब्जेक्ट को रेफर करोगे तो उस केस में str मेथड जो है वो इन्वोक होगी, राइट।
This are instance attributes. Instance attributes are those attributes जो कि आप object wise separation रखना चाहते हो, object wise अलग अलग values, ठीक है? And this is the class attribute जो हर object के साथ में identical value carry करता है, ठीक है? इतना ही पढ़ा है अभी तक हमने। इस प्रोग्राम के अंदर a क्लास के अंदर आई एम हैविंग जितनी चीजें हमने बोली, दो मेथड्स हैं, दोनों के अपने अपने प्रकार हैं। क्लास एट्रीब्यूट है, इसके बाद नीचे वाले हिस्से में आ जाओ मेन सेक्शन में। मेन सेक्शन में व्हाट वी आर डूइंग हियर इज एक प्रिंट चलाया है जिसको बोला है बिफोर चेंज। कोशिश कर रहे हैं शायद कुछ बदलने की इसमें, देखो ये वाला हिस्सा देखो प्रोग्राम का। बिफोर चेंज S1 S2 को क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद में उनको प्रिंट किया मतलब अब इस बार str मेथड नहीं हुई, तो str मेथड की वजह से S1 S2 डायरेक्ट प्रिंट किए जा सकते हैं, है ना? कंट्रोल है हमारा उनके ऊपर। उसके बाद में हमने लिखा है चेंजिंग द एट्रीब्यूट। चेंजिंग द एट्रीब्यूट मतलब कि हम ये देख रहे हैं कि एक बार अगर कोई ऑब्जेक्ट बन गया तो क्या उसके बन जाने के बाद में उससे जुड़े हुए एट्रीब्यूट्स को क्या मैं मेन सेक्शन में बैठ के बदल सकता हूं या नहीं बदल सकता, इतनी कहानी, ठीक है? तो S1 ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नाम, एज, इंस्टीट्यूट, तीनों वैल्यूज को यहां पर चेंज करने की कोशिश की गई है। और आफ्टर चेंज S1 को फिर से प्रिंट किया है और S2 को भी प्रिंट किया है, ठीक है? S2 को जानबूझ के प्रिंट करवा रहे हैं और S2 को जानबूझ के चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं क्लास एट्रीब्यूट को लेकर भी एक कंक्लूजन रखना चाहता हूं। क्योंकि क्लास एट्रीब्यूट अभी क्या कहा था? क्लास एट्रीब्यूट इज समथिंग दैट इज कॉमन फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स, कॉमन फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। तो ये प्रेडिक्ट करना तो बड़ा आसान हो गया कि अगर मान लो कि सिस्टम एट्रीब्यूट में चेंज अलाउ करता है तो S1 डॉट नेम जो है वो कुछ और नाम रख देने से S2 के ऊपर उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। S2 का क्या लेना देना है इससे, ठीक है यार? तुमने S1 का नाम बदल लिया तो S2 का नाम तो वही रहेगा जो है, फाइन। और इसी तरीके से S1 की एज चेंज करने से S2 का कोई लेना देना नहीं। दिस वर द इंस्टेंस attributes, and instance attributes are something which are separate, distinct, ठीक है? इस ऑब्जेक्ट का अलग, इस ऑब्जेक्ट का अलग, इसके बदल भी दिए तो उससे दूसरे को क्या है, फाइन। लेकिन comes a question then, and that question is about class attributes. Class attribute का मतलब होता है, थोड़ी पहले मैंने तुमसे कहा था कि it is some information which is common for all the objects, common for all the objects. So I tried changing the class attribute as well, but using object S1, ठीक है? S1 के जरिए, पहले स्टूडेंट के जरिए मैंने क्लास एट्रीब्यूट को भी बदलने की कोशिश करी, बिगनालिटिक्स को बना दिया न्यू बिगनालिटिक्स, ठीक है? तो फिर मैंने देखा यार S1 के अंदर प्रिंट होकर क्या आता है, क्या बदली हुई जानकारी आती है कि तीनों एट्रीब्यूट की, वो पहली चीज है जो हमें गौर करना है। और S2 की प्रिंटिंग इसलिए कर रहे हैं, नेम और एज तो देखना ही नहीं है, लॉजिकल सी बात है कि S2 का नेम और S2 का एज तो वही रहेगा जो है। देखना यह है कि S2 के साथ जो इंस्टीट्यूट है वो तो कहीं नहीं बदल गया पहले वाले बदलाव के साथ, क्योंकि आप बोल रहे हो कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, इसकी वजह से वो भी देखने का है, फाइन। तो इसीलिए जब यहां पर इन परिवर्तन के बाद में प्रिंटिंग करी तो वी गॉट दिस रिजल्ट। बिफोर चेंज दिस वर द थिंग्स, फर्स्ट ऑब्जेक्ट राहुल 20 बिगनालिटिक्स, सेकंड ऑब्जेक्ट राज 24 बिगनालिटिक्स, ठीक है? आफ्टर चेंज यहां देखो ये तीनों वैल्यूज बदल गए। तो पहला कंक्लूजन तो ये आया प्रोग्राम का कि एक ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए एट्रीब्यूट बाहर मेन एरिया में बैठ के आप आराम से बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। इसके अलावा दूसरा कंक्लूजन ये आया कि आपने क्लास एट्रीब्यूट को भी चेंज कर दिया है। तो किसी एक ऑब्जेक्ट को रिफर करते हुए अगर आप क्लास एट्रीब्यूट को भी बदलते हैं तो वो भी बदल जाएगा। S1 डॉट इंस्टीट्यूट गॉट चेंज्ड हियर। देन S2 की प्रिंटिंग के दौरान हमने ये पाया कि S2 जो है वो तो यथावत बना हुआ है जो पहले था, राज 24 बिगनालिटिक्स। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अब इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो बदला हुआ नहीं आया है, जो था वही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो लुकिंग एट दैट बोर्ड अगेन जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, once the object has been created they are having their own set of attributes, चाहे वो इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हो चाहे वो क्लास एट्रीब्यूट्स। तो अगर आपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर जाके अगर क्लास एट्रीब्यूट को बदला है
तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे ऑब्जेक्ट का क्लास एट्रीब्यूट बदल जाएगा, वो तो फिर वही रहेगा एज इट इज अपनी जगह पर। परंतु क्लास एट्रीब्यूट्स आर समथिंग व्हिच आर यूज्ड as the common information for all the objects. So it is not suggested and advisable to change them by referring a specific object like we have done here. You can do it, that is justified, but don't do it. करने की जरूरत क्या है? क्योंकि अगर ऐसा करना ही है, ऑब्जेक्ट वाइज अगर अलग अलग इंफॉर्मेशन रखनी है, तो why to take them as class attribute? Better to take them as instance attributes. वो ज्यादा अच्छा है कि तुम्हें लगता है यार इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, तो फिर क्लास एट्रीब्यूट बनाई क्यों रहे हो? उनको इंस्टेंस एट्रीब्यूट बनाओ और अलग अलग रखो जानकारी। बिल्कुल, हाँ, बंटवारा, ठीक है मेरे भाई। लेकिन कोई परिस्थिति ऐसी बनी जाए कि क्लास एट्रीब्यूट को बदलना ही है, आज तुम सब एनरोल हो गए, तुम्हारे सबके ऑब्जेक्ट बन गए, और कल तुम्हारे सौरभ सर ने डिसाइड कर दिया है कि यार कुछ वास्तु दोष हो गया है और बिगनालिटिक्स को हम बदल के न्यू बिगनालिटिक्स कर देते हैं आज से, ठीक है? तो ऐसी परिस्थिति में क्लास एट्रीब्यूट को बदलने की जरूरत पड़ेगी। बट लॉजिकली अगर बात करें तो क्लास एट्रीब्यूट अगर बदलना है तो सबके लिए बदलना है, वरना किसी के लिए नहीं बदलना। फाइन, since class attributes are common for all of them, all the objects created, तो अगर ये बदले तो सभी के लिए बदले, एक आध के लिए नहीं, वरना कंफ्यूजन होगा डेटाबेस में भी समझने में। तो इसीलिए आप क्या करते हैं, सेम प्रोग्राम है, सेम सिचुएशन है, सब कुछ वही है, एक बदलाव है, वो बदलाव है ये स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में इंस्टीट्यूट की वैल्यू को बदल के न्यू बिगनालिटिक्स कर दिया गया है, बट इसे बदलने के लिए ऑब्जेक्ट S1, ऑब्जेक्ट S2 या कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया है। किसका यूज किया गया है? क्लास का यूज किया गया है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्लास नेम स्टूडेंट डॉट इंस्टीट्यूट बराबर नई वैल्यू न्यू बिगनालिटिक्स, ठीक है? फिर आता है दूसरा सवाल कि अगर ऐसा कर भी दिया आपने तो क्या इसका मतलब ये हो जाएगा कि बने हुए ऑब्जेक्ट्स में जो इंस्टीट्यूट की वैल्यू बिगनालिटिक्स थी वो सब जगह जाके न्यू बिगनालिटिक्स हो जाएगी? ये भी कमाल की बात है यार। मतलब कि एक बार क्लास बनने के बाद आपने दो ऑब्जेक्ट्स बना दिए, उस समय यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट में एक वैल्यू थी, वही वैल्यू यहाँ भी आ गई, वही वैल्यू यहाँ भी आ गई। फिर तुमने बोला अचानक चलते प्रोग्राम में कि क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू बदल दी गई है। तो क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर बदल दी गई है तो क्या बने हुए ऑब्जेक्ट्स के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स में क्या ये क्लास एट्रीब्यूट नई वैल्यू से रिप्लेस होने वाला है क्या? वो देखना है, तो चमत्कार है, ऑब्जेक्ट तो बदल गए, कैसे होगा यार? ये भी कमाल है यार। फिर जब चेक किया तो ये पाया कि वो तो बदल गए हैं। लुक हियर, बिफोर चेंज आफ्टर चेंज, शुरुआत के दो में बिगनालिटिक्स और आखिरी के दो में न्यू बिगनालिटिक्स। तो दैट इज वन गुड फंक्शनलिटी दैट वी आर हैविंग अवेलेबल हियर। अगर मान लो क्लास के रेफरेंस के साथ में अगर क्लास एट्रीब्यूट्स में कोई बदलाव किया जाएगा तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी ऑब्जेक्ट्स में क्लास एट्रीब्यूट्स जो है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय न्यू वैल्यू, ठीक है? एंड दिस इज लॉजिकली वेरी करेक्ट। हो सकता है कि आपको किसी चलते सिस्टम में क्लास एट्रीब्यूट्स को बदलने की आवश्यकता पड़े, लेकिन अगर वो बदले तो सभी के लिए बदले, और अगर सभी के लिए बदलेगा तो वो इस तरीके से बदला जाएगा। बट स्टिल इफ इन सम सिचुएशन इफ यू फाइंड अ रिक्वायरमेंट दैट कि आपको क्लास एट्रीब्यूट तो बदलना है लेकिन स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट्स के लिए बदलना है, तो उस केस में यू आर ऑलवेज हैविंग दैट वे। व्हाट वे? बाय the specific objects. हम object wise उनको change करेंगे तो you can have different set of values for them as well. Got it? ठीक है मेरे भाई। चलो आज की कथा समाप्त, क्योंकि इसके बाद के कोर्स अब जल्दी खत्म नहीं होंगे, उसके बाकी कोर्स फिर समय लेंगे, तो दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे। अभी आज जो पढ़ा क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स, दो प्रकार इंस्टेंस, क्लास एट्रीब्यूट्स और इनिट मेथड, एसटीआर मेथड,
creation of objects, that process, और printing the object, that process, इस पूरी प्रक्रिया में अगर कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सर एक बार सेल्फ सेल्फ, जो सेल्फ के लिए इमेजिनेशन मैंने कहा था, सेल्फ में क्या होता है कि जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो, या कोई भी अगर आप मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट के जरिए किसी मेथड को कॉल करते हो, तो उस समय सेल्फ विल बी रिप्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। जैसे S1 कर रहे हैं उसको तो S1 से रिप्लेस हो जाएगा। हाँ, मेरे को एक और इनिट और एसटीआर को छोड़ के एक दूसरा तरीका और तेरे को बताता हूँ। जैसे मान ले कि मैंने इसके अंदर एक मेथड और ली DEF करके, और उसमें मैंने लिखा डिस्प्ले नेम, ठीक है। और यहाँ पर जैसा मैंने आपसे कहा था, विद एवरी मेथड यू नीड टू टेक वन पैरामीटर, दैट पैरामीटर इज सेल्फ, फाइन। और इसके अंदर मैंने प्रिंट किया सेल्फ डॉट नेम, फाइन। तो अब इस क्लास के अंदर अब दो नहीं, कितनी मेथड्स हैं? तीन। पहली मेथड कंस्ट्रक्टर है, दूसरी मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट प्रिंट करेंगे, तो उस दौरान वो क्या प्रिंट करेगी उसका कंट्रोल है। तीसरी मेथड जो है एडिशनल है, वो एडिशनल मेथड जो है वो अपने आप इन्वोक नहीं होगी। अब आपकी जिम्मेदारी, आप अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उससे काम करवाना चाहते हैं तो आप काम करवाइए, ठीक है। तो डिस्प्ले नेम करके मैंने जो है एक यहाँ पर मेथड यहाँ पर ले ली है। अब डिस्प्ले नेम को मैं यूज करना चाहता हूं, और मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स बनाने के बाद सपोज मैंने लिया S1 डॉट डिस्प्ले नेम एंड आई कॉल्ड इट। किसी भी एक मेथड को जो कि क्लास के अंदर डिफाइंड है, अगर आप उसको मान लो कि सपोज कॉल करना चाहते हैं उस मेथड को, तो आपको ऑब्जेक्ट के नाम के साथ में उसको रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि वो उसी ऑब्जेक्ट के साथ में जुड़ी हुई है, दैट्स व्हाई, फाइन। तो इस सिचुएशन में हम तो कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे, फाइन। हम आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं, डिस्प्ले नेम कॉल हो रहा है। तो डिस्प्ले नेम जब कॉल होगा तो डिस्प्ले नेम के मल्टीपल अकरेंसेस हैं। आपने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, पहले ऑब्जेक्ट के पास भी डिस्प्ले नेम है, ये पहले ऑब्जेक्ट के पास भी डिस्प्ले नेम है, पहले ऑब्जेक्ट के पास भी नेम नाम का एट्रीब्यूट है, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास भी डिस्प्ले नेम है, उसके पास भी नेम एट्रीब्यूट है, राइट। तुम जब मेन प्रोग्राम से कॉल करोगे डिस्प्ले नेम को S1 बोलते हुए, S1 डॉट नेम, तो हमारे पाइथन में क्या होता है कि अगर आपने आर्गुमेंट नहीं भी पास किया है तो S1 will be passed as an argument to that method. What? S1 क्या है? आर्गुमेंट तो है, S1 है क्या? ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट, ठीक है। S1 के साथ क्या रखा है? नेम एज, ठीक है। तो यहां पर इस कॉलिंग में जैसे ही यहां से यहां गए तो ये S1 ऑब्जेक्ट जो है, जो इसको कॉल कर रहा है, दैट विल बी पास्ड एज एन ऑब्जेक्ट टू दिस सेल। और इसीलिए हम जब इसके अंदर जाते हैं तो प्रिंट में अगर मैंने कहीं लिखा है सेल्फ डॉट नेम, तो उसका मतलब होता है S1 डॉट नेम, और इसीलिए वो प्रिंट करता है S1 की नेम की वैल्यू। तो whenever you are inside a class, जो मैं थोड़ी देर पहले कहा था मैं वापस बोल रहा हूँ, whenever you are inside a class या went inside a class from main section, तो आप कौन से ऑब्जेक्ट के जरिए उसके अंदर आए हो, S1 डॉट S2 डॉट, कोई ना कोई तो चाबी लगा के आए हो यहाँ, ठीक है। तो बस ऊपर वाली मेथड्स में जहां जहां सेल्फ लिखा है ना, सेल्फ का मतलब वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको ऐसा देख लेते हैं कि यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ प्रिंट करवाने की, हो पाएगा कि नहीं होगा, आएगा, आई डोंट नो, एक बार ट्राई कर लेते हैं। प्रिंट S1 इज सेल्फ, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। नेम इज गेटिंग प्रिंटेड, वो तो होना ही था, और ये पहले वाला प्रिंट ने क्या दिया? ट्रू। तो ट्रू मतलब कि S1 और सेल्फ दोनों एक ही चीज है, दैट मींस S1 इज पास्ड एज पैरामीटर एंड दैट इज बीइंग कॉल्ड बाय सेल्फ, ठीक है। लेकिन यही अगर सपोज में सब ये जो कॉल है, अगर ये S2 के लिए करता, S2 डॉट डिस्प्ले नेम, और ऊपर मैंने दे रखा है प्रिंट S1 इज सेल्फ, तो तुम बताओ इस कॉल के साथ में सेल्फ किससे रिप्लेस होने वाला है? S2 से। तो क्या ये स्टेटमेंट आप ट्रू रिटर्न करेगा क्या? नहीं, अब तो फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट आप अंदर ऊपर चेक कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट तो है ही, इस बार वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और कोई डाउट? और कोई समस्या किसी को?
All clear? अच्छा, great. So why do we need classes and objects then? Why we are having classes